रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मोहतरम आज़मीन इकराम, हम सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक ऐसे मौके पे जमा किया जहां उसके मेहमान मुंतखब होकर मक्का मुकर्रमा रवाना होने वाले हैं। मैं इस मौके पर आप लोगों को बहुत ही दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप अपनी किस्मत पे रश्क करें, नाजा रहें। पूरी दुनिया से जाने वाले आज़मीन इकराम में अल्लाह पाक ने आपका इंतखाब करके आपके मुकद्दम को चमका दिया है। हिंदुस्तान से हम पढ़ रहे थे कि 1,75,000 आज़मीन इकराम 2025 में हज करने वाले हैं, जिसमें 1,25,000 आज़मीन इकराम हज कमेटी की मार्फत हज करने वाले थे और 52,000 हुज्जाज इकराम जो है वो पीटीओ से जाने वाले थे। मैं फिर इसलिए बोल रहा हूं कि सब्र शुक्र के साथ दुआ की जरूरत है। सऊदी गवर्नमेंट ने एक कंपनी को प्रोजेक्ट दिया मीना का, और उन लोगों ने उसका वादा किया था कि टाइम लाइन में उसको पूरा करेंगे। 2 रोज पहले उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। गोया 3 लाख हुज्जाज इकराम जिनका कोटा डिक्लेयर कर दिया गया था, अब वो सफर हज से महरूम होने की तरफ है। हिंदुस्तान से 52,000 हुज्जाज इकराम जो सफर करने वाले थे, अब उसमें 20% की बात हो रही है। मिनिस्ट्री में बात चल रही है, सभी तंजीमें, सभी जमातें कोशिश कर रही हैं सऊदी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये जो कटौती है ये सही नहीं है। क्योंकि जिस तरह कल आप मंजूर होने के बाद हज की तैयारियों में लगे थे, इसी तरह प्राइवेट टूर से जाने वाले हुज्जाज इकराम भी लोगों से मुलाकातों में मैली और नाचाकियों को दूर करने में और अपनी इबादतों को सही करने में, सफर से करीब होने में लगे हुए। और अब ऐसा मौका उनके सामने आया है, दोनों के लिए, ले जाने वालों के लिए भी और जाने वालों के लिए, कि वो एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। मैं आपकी किस्मत पे रश्क करता हूं और दुआ की दरखास्त करता हूं कि ये जो सूरत हाल बनी है, अल्लाह से दुआ करें कि वो भी आपके हम सफर हो। आते हैं हम अपने सफर की तरफ कि हमने हज का फॉर्म भरा, कुरानंदाजी हुई, रियासत महाराष्ट्र के मुंतखब आज़मीन में कुरानंदाजी के जरिए से आपको सिलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद वेटिंग लिस्ट के आज़मीन इकराम के 4 मरहले हो चुके हैं, जिनमें 5,905 तक की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो गई है, यानी वो भी आपके साथ सफर हज करेंगे। जिन लोगों की मंजूरी हो गई है, हज कमेटी की तरफ से जो हिदायत आई थी कि हम अपना पासपोर्ट, फोटोज, फॉर्म जिस वक्त आपका अपलोड किया गया था, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स की सारी हार्ड कॉपी हज कमेटी को जमा करानी थी, हमने अपने वक्त में जमा करा दिया है। और अब पहली, दूसरी और तीसरी किस्त भी हम अदा कर चुके हैं। इस साल का जो नेट खर्च जो हज कमेटी से जाने वालों के लिए आया है, 3,19,600 रुपये। अब जो मरहला बाकी है उसकी तरफ हम रवा दवा हैं। अब हमें क्या करना है? कुछ तैयारी हमारी अपनी है, कुछ हिदायत है हज कमेटी की तरफ से। अव्वल ये कि जो लोग मंजूर हो गए हैं, उन्हें हज कमेटी की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि जाने से पहले वो हज तरबेती क्लास में अपनी ट्रेनिंग ले लें। और हज कमेटी ने जो इंतजामात किए हैं और उसका जो सिलेबस तैयार किया है और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स के जरिए से आपको जो बताया जा रहा है, वो क्लासेस आपको अटेंड करना लाजमी। मैं इस बात के लिए आप सभी को मुबारकबाद देता हूं कि चिलचिलाती और तपती धूप में ये तीसरी नशिश में आप यहाँ तशरीफ लाएंगे, ये मैं सोच नहीं पा रहा।
और अभी हमारे जिम्मेदारों से मैंने कहा कि इस साल के ये हुज्जाज कराम जो अल्लाह पाक इनको कबूल करे। ये तरबियती नशिस्त लाजमी तरबियती नशिस्त थी जिसमें आप शरीक हुए। इसके बाद का मरहला ये है कि हर वो मुल्क जिससे सफर कर रहे हैं लोग, वहां की वबाई बीमारी का टीका लगाकर आना लाजमी होता है। सऊदी हुकूमत ने इसका पाबंद किया है। दिमागी बुखार का टीका हम सबको लगाना लाजमी है और उसका हर साल जो कैंप लिया जाता है, इस साल भी उसकी तैयारी की जा रही है। और हमेशा की तरह खिदमत हुज्जाज कमेटी में ही 3 रोज़ा मेडिकल कैंप इंशाल्लाह लगाया जाएगा। अभी हज कमेटी की तरफ से लेटर आया है, लेकिन 2 दिनों की छुट्टियों की वजह से हम सिविल सर्जन से बात नहीं कर पाए और मुकामी हेल्थ ऑफिसर से भी हमारी बात नहीं हो सकी। कल इंशाल्लाह उनको लेटर दिया जाएगा और जो तरतीब बनेगी वैक्सीनेशन अवेलेबल हो जाने के बाद उसका ऐलान किया जाएगा। गुज़िश्ता 2 सालों से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नया तरीका इख्तियार किया है कि पहले जब आपसे रकम ली जाती थी तो रियाल की रकम भी ले ली जाती थी और जाने के वक्त आपको बम्बई एयरपोर्ट पर रियाल दिया जाता था। अब हज कमेटी वो रकम आपसे नहीं ले रही है और हज कमेटी ने हाजी को जिम्मेदार बनाया है कि वो रियाल का बंदोबस्त खुद करके लेकर जाए। इसके लिए हमारा मशवरा आपके लिए ये है, पहला कि कम से कम 2100 रियाल आपको हर हाजी को अपने साथ ले जाना चाहिए। रियाल के सिलसिले में हमें ये हिदायत दी गई थी कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रब्ता करें। हमने उन्हें बताया कि यहाँ पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो वैसा ताउन नहीं करती और वहाँ पर कस्टमर्स का बहुत लोड होता है। फिर वाहिद बैंक यहाँ पर बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक है और दूसरी बैंक जो मौजूद हैं वो रियाल का एक साथ बंदोबस्त नहीं करती। दरमियान में बार बार रियाल शॉर्ट हो जाती है, हुज्जाज इकराम को बैंक के चक्कर लगाना पड़ते थे। हमारे कमेटी के जिम्मेदारान से मशवरा करके हमने फॉरेक्स कंपनी को बैंक काउंटर लगाने की इजाज़त दी है, जो खिदमत हुज्जाज कमेटी में 16 और 17 तारीख को लगाया जाने वाला है। जिसका फॉर्म आपको दिया गया A2 फॉर्म, जिस पे आपको दस्तखत करनी है। हर हाजी का अलग फॉर्म है, उसके साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी पर हाजियों के दस्तखत होंगे। और जिस वक्त यहाँ पर काउंटर लगाया जाएगा खिदमत हुज्जाज कमेटी में, जैसे आज आप यहाँ पर टोकन नंबर के साथ मौजूद हैं, सहूलत के साथ आपको ग्रुप में आपके टोकन नंबर दिए जाएंगे कि सुबह की शिफ्ट में कौन लोग आएंगे, दोपहर की शिफ्ट में कौन से लोग पहुंचेंगे। एक हाजी को 50,000 रुपये के एवज रियाल मिलेंगे और हमने उनसे ये वादा लिया है कि SBI और बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के जो भी रेट होंगे उससे कम रेट में कंपनी हमको अवेलेबल करके देगी और एक ही नशिस्त में देगी जिसमें शॉर्ट भी नहीं होगा। तो आप लोगों की सहूलत के लिए एक कदम उठाया गया है। दुआ करें कि अल्लाह पाक इस कदम को कामयाब करे। अब सफर की शुरुआत में हमें जाती तौर पे क्या तैयारी करना है, एक सवाल है, और हज कमेटी क्या करने वाली है। तो आप लोगों के सभी के इल्म में ये बात है कि इस मर्तबा फेज 1 और फेज 2 2 मरहलों में फ्लाइटें जारी हो रही हैं। पहली फ्लाइट 29 अप्रैल से लेकर 15 मई तक जाएगी और सेकंड फेज में 16 मई से लेकर 30 मई तक फ्लाइटें जारी रहेगी। फर्स्ट फेज के हाजी यहां से एहराम बिना बांधे जिद्दा पहुंचेंगे और वहां से उनको फर्स्ट फेज के हाजी क्योंकि सऊदी अलायंस से जा रहे हैं तो यहां से डायरेक्ट उनको ले जाकर के मदीना मुनव्वरा ले जाया जाएगा जिनको एहराम नहीं बांधना है। ये हुज्जाज इकराम मदीने का वक्त पूरा करके मक्का मुकरमा तशरीफ ले जाएंगे और हज मुकम्मल होने के बाद जिद्दा से इनकी वापसी होगी। सेकंड फेज के हुज्जाज इकराम जिद्दा पहुंचेंगे, क्योंकि ये मक्का मुकरमा जाने वाले हैं इसलिए एहराम बांध कर सफर करेंगे, मक्का मुकरमा जाएंगे, उम्रा मुकम्मल करेंगे, हज के अय्याम में हज का एहराम बांधेंगे। हज मुकम्मल हो जाने के बाद उन्हें मदीना मुनव्वरा ले जाया जाएगा और इनकी वापसी मदीना मुनव्वरा से होगी। हमारा शेड्यूल फर्स्ट फेज में है या सेकंड फेज में, हमने कोशिश ये की थी
कि हमारे शहर के तमाम हुज्जाज कराम एक साथ सफ़र करें, एक ही बिल्डिंग में रहें, एक मोहल्ले के ज़ेर निगरां इनकी सर्विसेज इनको मिले। लेकिन बहुत सारे हुज्जाज कराम ने ज़ाती तौर पर चूंकि हज कमेटी को लेटर दिया है और फर्स्ट फेज की फ्लाइट उन्होंने मांगी है। हमने हज कमेटी से अब गुजारिश ये की है कि जो लोग बच गए हैं उनको सेकंड फेज में भेजा जाए। बहरहाल हमारी कोशिश अभी जारी है। आप दुआ करें कि हमारी ये इस कोशिश को अल्लाह कामयाब करे, क्योंकि नीयत ये है कि हमारे दरमियान में जो उलमाए कराम हैं, हमारे दरमियान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे दरमियान में जो नौजवान हैं, वो एक दूसरे के ताउन के साथ अपने सफ़र को मुकम्मल करें। अब हमें क्या करना है? हाजियों को अपनी तैयारी करना है। तैयारी सफ़र में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो यह है कि आप 5 से 6 जोड़ी कपड़ा ले लें। 2 जोड़ी एहराम लाजिम है आपके लिए, और वो भी एक एहराम आपको पहनना रहेगा, एक एहराम आप अपने साथ हर वक्त रखेंगे। अगर एहराम किसी वजह से नापाकी या किसी वजह से उसको नहीं पहना जा सकता है तो आपको एहराम की चादर से ही एहराम बदलना होगा। इसलिए 2 एहराम की चादरें जो है आपको लेनी है। आपको पैंट लेना होगा, स्लीपर चप्पल लेना होगी। 2 से ज्यादा चप्पल आप लें, और मशवरा यह है कि क्वालिटी वाला लें। मौसम 50 दर्जे से ज्यादा 50+ डिग्री वहां होने वाला है, रहने वाला है। तो आप जो चप्पल बेहतरीन क्वालिटी का खरीद कर जाएंगे तो आपके पैरों को महफूज रखेगा, और अगर क्वालिटी कमजोर रही तो पैरों में छाले आने की नौबत आ सकती है। चप्पल भी 2 से ज्यादा लेंगे, इसका मशवरा दिया जाता है। गॉगल लोग इस्तेमाल नहीं करते और लगाने को वाजिब समझते हैं। हम गुजारिश करते हैं आपसे कि गॉगल आप लेकर जाएं। अगर नंबर वाला चश्मा भी है आपके पास तो भी नंबर के ब्लैक जो गॉगल जो है बनते हैं, क्योंकि हरम शरीफ में हमको हमेशा रहना है। वहाँ के रोड रास्ते, हरम शरीफ का सहन, धूप इतनी ज़्यादा होती है कि पलट करके रोशनी जो हमारी आंखों की तरफ आती है। अगर गॉगल आप पूरे सीज़न में वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मशायर में इस्तेमाल करेंगे, तो मौसम की तपिश और धूप को आप कवर कर पाएंगे। इसी तरह जो लोग चश्मा पहनते हैं वो 2 से ज्यादा चश्मा अपने साथ रखें, उसकी डोरी अपने साथ रखें। डोरी लगाना मायूब ना समझें, क्योंकि वहां रश होता है और चश्मा जब गिर कर टूट जाता है तो उसकी क्या तकलीफ होती है वो किसी चश्मे वाले से ही पूछी जा सकती है। और नजर का चश्मा वहां जो है आसानी से बन करके मिलना कोई आसान काम नहीं, सब रियाल का मामला है। इसी तरह वो अफराद जिनका मुस्तकिल इलाज चल रहा है, हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, शुगर के, हार्ट के मरीज हैं, इनको अपने साथ 45 दिन की दवाइयां डॉक्टर से पर्ची लिखा करके 2 जगहों पर रखनी है। एक चेक इन बैगेज में रखनी है, एक हैंड बैग में अपने साथ लेकर के जाना है। सुबह के सेशन में अंतरी अल्ताफ फजलुर रहमान साहब आपसे इस बात का जोर दे रहे थे, और मैं भी आपसे चाहता हूं कि ORS जो मौसम के एतबार से हर वक्त आपके हैंड बैग में रहना चाहिए। पानी की बोतल में आप उसको तहलील करके थोड़ा थोड़ा आप पिएंगे तो मौसम की शिद्दत आपको वहां पर इबादत करने से रोकेगी नहीं। इसी तरह खाने पीने का सामान, हर साल हम ये सुनते हैं कि खाने पीने का सामान नहीं ले जा सकते, वहां किचन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अजीजिया बहुत बड़ा शहर बन चुका है, जहां 237 मतन थे, अब सिर्फ 37 बाकी है। 200 मतन बंद हो चुके हैं। वो इलाका वहां की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वहां की गवर्नमेंट भी मजबूर है किचन को जारी रखने के लिए। एक 30 लोगों के पर जो है एक किचन मिलेगा, जहां पर तरतीबवार हमारी माँ और बहनों को किचन का इस्तेमाल करना रहेगा। इसलिए खाने पीने का 25 दिन का सामान आपको लेकर के जाना है। हम लोगों ने अपने तजुर्बे में देखा है कि लोग बहुत ज्यादा सामान लेकर जाते हैं, और जब सफर मुकम्मल हो जाता तो वो सामान को जाया करते हैं, उस सरजमीन पर जाया करते हैं जहां पर एक एक दाने की कीमत बहुत ज्यादा है। तो आप जो है मुख्तसर सामान लेकर के जाएं। मशवरा ये भी है कि 2 वक्त का खाना आप बनाएं, नाश्ता और दोपहर बना लें। एक वक्त का हमेशा पार्सल आप बनाएं, या
किसी मतलब में आप खाना खा सकते हैं। इतनी ही कीमत होती है जितनी अपने यहाँ पर आसपास हमारे यहाँ जो जो खाने बनते मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर आपको हरम शरीफ के आसपास ही खाना खाना है तो बाब अब्दुल अजीज गेट के बिल्कुल सामने जो टावर की जो पहली इमारत है, लेफ्ट में वॉशरूम 3 से लगी हुई, उसके फर्स्ट फ्लोर में सारी दुकानें जो है वो जो फास्ट फूड की और खाने की दुकानें हैं। ऐसे जितनी भी इमारतें वहां पर हैं, हर एक के फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर जो है आपको खाने के जो स्टॉल मिल जाएंगे। आप एक वक्त का पार्सल ले लीजिए या वहीं पर जाकर एक वक्त खाने की तरतीब आप बनाइएगा। अब रही ये बात कि अब जब हमारा सफर शुरू होगा तो हमें वजन कितना लेना है। एक हाजी को 2 सूटकेस बैग जो है वो हज कमेटी ने बताया है कि वो ले सकता है। ज्यादा से ज्यादा एक हाजी 2 सूटकेस बैग उनको देना है जो 20-20 किलो के होंगे, और एक हैंड बैग होगा जो 7 किलो का होगा। हैंड बैग जो है वो ट्रॉली बैग ना लेकर, अगर आप स्कूल बैग, ये सैक बैग अगर आप लेते हैं तो ये आपका मीना का बैग भी बन जाएगा, और इसको कैरी करना इसलिए आसान है कि जब आप एहराम में होंगे तब भी इसको जो है आप स्कूल बैग की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान कितना हम ले सकते हैं, ये सवाल जाने से लेकर के वापसी तक बार बार आता है। हम इसका दोबारा मतलब यादा करा देते हैं। एक हाजी 2 बैग ले सकता है ज्यादा से ज्यादा। 30-20 किलो उसमें होगा। 7 किलो जो है आपका हैंडबैग होगा, जाने के वक्त भी और आने के वक्त भी। अगर 2 लोग हैं और वो ये चाहते हैं कि उनका 2 ही बैग रहे तो भी आपको 20-20 किलो ही अलाउड है उसमें लेने का। वापसी में आप साइज बाय साइज कार्टून बना सकते हैं खजूर का। कोई बोरा, कोई थैली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वापसी में भी आपको 2 ही चेक इन बैगेज आपका जमा होगा। एक बैग एक कार्टून, एक बैग एक कार्टून। कोई ये कि आप ये चाहते हैं कि एक बैग में 30 किलो रख लें, एक बैग में कुछ कम रख लें, इस तरह से भी नहीं होगा। मैक्सिमम वेट जो है एक बैग का 20 किलो है। 20 से ज्यादा आप उसमें नहीं रख सकते। कम कितना उसकी कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी कम कर लें। हुज्जाज इकराम से ये गुजारिश करते हैं कि वो कम से कम अगर मियाँ बीवी तो 3 बैग लेके जाएं और एक कार्टून उधर से जो है वो कैरी करके वो ला सकते हैं। जाने से पहले आप, हमारे शहर का पूरा मिजाज भी है कि हम बैग पर अपना कवर नंबर लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं। उसमें गुंजाइश ये भी रखिए कि आप अपना यहाँ का जो मोबाइल नंबर आपका है वो उसको डालिए, और उसके नीचे फ्लाइट नंबर लिख करके आप छोड़ दीजिए। जिस वक्त आपकी फ्लाइट तय हो जाएगी या अगर उससे पहले अगर तय हो जाती है आपके जाने से पहले, तो आप उस पर अपना फ्लाइट नंबर भी लिख दीजिएगा। चेक इन बैगेज तो हमने देखा कि आप लिखा लेते हैं, लेकिन आपका हैंडबैग अक्सर जो है उस पर कुछ लिखा नहीं होता। ये बात जो है बहुत फिक्र वाली है। इमिग्रेशन में जब हम वहाँ अपना बैग भूल जाते हैं या मिसिंग हो जाती है तो उसको ढूंढना आसान नहीं है। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि वो बैग वापस कभी नहीं मिलता। इसलिए आपका जो हैंड बैग है उस पर टैग लगा होना चाहिए। हज कमेटी ऑफ इंडिया जिस वक्त आपको पासपोर्ट टिकट देगी उस वक्त वो टैग भी देगी जिसपे आपका फोटो भी होगा, आपका कवर नंबर भी लिखा होगा, आपका पासपोर्ट नंबर भी लिखा होगा। वो टैग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सफर हमारा अब शुरू होने जा रहा है। हमने यहाँ पर ट्रेनिंग ले ली। अब इसके बाद जो है मेडिकल कैंप होगा, आप उसमें आकर के इंजेक्शन ले लेंगे। जो ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा हमारे यहाँ से, HAT कार्ड बोलते हैं, हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड। हेल्थ कार्ड पर मेडिकल ऑफिसर साइन करेंगे, और ट्रेनिंग कार्ड पे चूंकि आपने 2 रोज की क्लास लाल मस्जिद में आपने ली है और 1 रोजा जो लाजमी क्लास जो कि इंतजाम की लाइन से आज भी आप यहाँ हाजिर है, इसलिए उस पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर अपने स्टैम्प लगाकर साइन करेंगे। और ये कार्ड आपके पासपोर्ट के साथ आपकी एक दस्तावेज होगी जो आपको साथ लेकर के जाना रहेगी। रिपोर्टिंग का क्या तरीका होगा, अभी आपकी इंडिविजुअल तारीख आना बाकी है। अभी हम शेड्यूल देख रहे थे तो 29 अप्रैल से 9 मई तक उन्होंने अभी अलॉटमेंट किया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट नासिक नहीं है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो समझ में आएगा। बहरहाल जब भी हमारी इंडिविजुअल तारीख तय हो जाएगी तो उससे पहले हम पर लाजिम है कि हम उसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है
कि आपको कंफर्मेशन देना है कि आप इस तारीख में जाने के लिए तैयार हैं। उसका तरीका क्या है? 3 रोज पहले या 2 रोज पहले जो डायरेक्शन आएगी अभी हमको, जैसे आपकी तारीख आएगी उसमें डायरेक्शन भी आ जाएगी कि आज़मीन कराम अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करें। ऑनलाइन रिपोर्टिंग अगर करना की डायरेक्शन आती है तो गुज़िश्ता 3 सालों से हमारा अमला खिदमत उज्जाज कमेटी जो है आपके लिए दफ्तर पर आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेगी। जो रजिस्टर्ड नंबर आपका है वो आपको साथ लाना रहेगा। उस पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद जैसे ही वो OTP उस पर डाला जाएगा, उधर से कंफर्मेशन कार्ड की एक कॉपी निकलेगी। इसका मतलब यह है कि आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी है कि जो डेट आपको दी गई है उसमें आप सफ़र करने के लिए तैयार हैं। अब आपको वो कंफर्मेशन कार्ड की कॉपी आपने 3 मरतबा 3 किस्तें अदा की है, पहली, दूसरी और तीसरी, उसकी रसीद, उसके अलावा जो मेडिकल कार्ड ये आपके पास अभी है। आपके जाने से पहले जो तारीख आपकी दी गई है उससे 1 दिन पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया आपको पासपोर्ट, टिकट, स्टील ब्रेसलेट, ID कार्ड आपको देगी। इसके लिए हाजी का जाना जरूरी नहीं है बंबई लेने के लिए, वो अपना नुमाइंदा भी भेज सकता है। हम लोग हर साल देखते हैं कि जब ये वक्त आता है कि हाजी को वहां से अपने पासपोर्ट कलेक्ट करना होता है तो अखबारात में हम देखते हैं कि भी खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। हालांकि वो कौन सी खिदमत होगी आपको पता है। कोई भी हाजी अपना खुद जाए या अपने घर के किसी नुमाइंदे को मुंबई रवाना करे, किसी पेशावर आदमी को जो है ये जिम्मेदारी न दे, क्योंकि वहां पर जब पासपोर्ट मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, टिकट मिलेगा तो सारी चीज़ों को चेक करना होता है। और हम अपना पासपोर्ट रख सकते हैं, अपने किसी ब्लड रिलेशन का पासपोर्ट रख सकते हैं, लेकिन 10-20 पासपोर्ट अगर किसी के पास पाए गए तो ये गैर कानूनी है। अगर वो मामला अगर पुलिस तक चला गया तो उसकी तफ्तीश और तहकीक में जो है हमारा सफ़र मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए इस काम को जब से आपने हज का फॉर्म भरा है तब से लेकर के आपके आखिरी काम तक आपको कभी बम्बई जाने की हमने कोई ज़रूरत नहीं रखी। सिर्फ एक काम जो है आपको करना रहेगा, जो बम्बई से 1 दिन पहले जा करके पासपोर्ट कलेक्ट करना रहेगा। उसके लिए आपको जिम्मेदारी के साथ अपने किसी घर के फ़र्द को ही भेजना चाहिए और वो फ़र्द वहाँ से पासपोर्ट टिकट ले करके एयरपोर्ट पर उसको आप बुलाइएगा और आप यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट जाएंगे। अब कुछ फ़्लाइटें ऐसी होती हैं कि जिसमें आदमी मालेगांव से निकल रहा है और फिर उसका सफ़र बेवक्त जो है वो उसको रिपोर्टिंग भी करना है, 6 घंटा पहले एयरपोर्ट भी पहुँचना है। फिर आगे जो है उसका सफ़र है 5-5.5 घंटे का। फिर जिद्दा एयरपोर्ट पे तकरीबन कभी कभी 2 घंटा, कभी 4 घंटा जिद्दा एयरपोर्ट पे लगता है। फिर आगे 2 घंटे का सफ़र उसका जो है उसको अजीज़िया जाने के लिए होना है। करीब करीब 22-24 घंटे हाजी जो है जिस वक्त अपने घर से निकलता है तो थका हारा होता है। अगर ऐसी कुछ फ़्लाइटें अगर आ जाती हैं तो खिदमत उज्जाज कमेटी की तरफ से आपको मशवरा दिया जाता है कि आप 1 दिन पहले यहाँ से निकल जाएं। जोगेश्वरी में बहुत सारी होटलें हैं जो बहुत मुस्लिम इलाका है, मस्जिदें भी है। एक अंबर होटल जो है मैं आपको नाम दे रहा हूँ, वो भी आप अगर इसको ट्रेस करेंगे और बहुत चीप, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो उज्जाज कराम को मशवरा देते हैं कि वो 1 दिन पहले निकलें और जोगेश्वरी में अपना क़याम करें। वहाँ से एयरपोर्ट जो है सिर्फ 15 मिनट के फासले पर है और वहाँ गाड़ी की पार्किंग की जगह भी है। बहरहाल ये उन लोगों के लिए मुमकिन है जो अपने साथ कम से कम लोगों को ले जाना चाहते हैं। हम तो मशवरा यही देंगे कि ये सिलसिला इस शहर से बंद किया जाए, बड़ी बड़ी दावतों का और साथ बड़ी बड़ी बारातों का। अगर इस सफ़र को अपनी रूह के साथ करना है और यकसुई के साथ करना है तो इसको सादा बनाइए, अपने इलाके से निकलने को भी और 1 रोज़ पहले पहुंच करके आराम करने को भी। अगर आप आराम करेंगे और बम्बई से बम्बई का सफ़र शुरू अगर आपका होगा तो पूरी बशासत के साथ आपका पहला उम्रा मुकम्मल होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस पर जो है अमल करने की कोशिश करेंगे। अगर घर के लोग राज़ी ही हैं आपके साथ जाने के लिए तो उनको वापसी के लिए तैयार करिए कि आप वापसी में हमें लेने के लिए आ जाए। अब आप जो है अपने शहर से निकल करके बम्बई एयरपोर्ट पहुंचेंगे। बम्बई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? देखिए, जो लोग
डायरेक्ट मालेगांव से निकल रहे हैं और चाहते हैं कि वहाँ उनको फ्रेश होने के लिए, वजू करने के लिए, एहराम बांधने के लिए जगह मिले, तो मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर P5 के ऊपर जो है हज कमेटी टेंट बनाती है, जहाँ वजू का, नमाज का, एहराम बांधने का आपको वहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के वो इंतजाम से फारिग होकर के आप 6 घंटा पहले एयरपोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद जो है 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ड्राइवर अपनी आसानी के लिए जो है पहले गाड़ी पार्किंग में लेके जाता है, सामान वहाँ उतार देता है और फिर आपसे कहता है कि सामान लेके आप ऊपर चले जाएं। हर एक का डिपार्चर जो होगा वो P10 से होगा। P मीन्स पार्किंग, P10 से होगा और सारे लोगों की वापसी P4 से होगी। यानी एयरपोर्ट का ऊपरी जो हिस्सा है वो रवानगी का है, यहाँ से जाने का हिस्सा है, और P4 जो है वो वापसी का है, जो ग्राउंड फ्लोर है, जिससे हम जब वापस हो। मशवरा ये है कि आप ड्राइवर को ये बोले कि वो गाड़ी डायरेक्ट ऊपर लेकर के जाए P10 के ऊपर, वहाँ आपका सामान और आपको उतार दे और उसके बाद वो राउंड लेकर के जा करके अपनी गाड़ी पार्किंग करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जहाँ आप अगर पहले पार्किंग में चले गए तो पार्किंग की दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ लिफ्ट होती है, वहाँ सामान ट्रॉली में रख करके आपको लिफ्ट से P10 के ऊपर आना है। एयरपोर्ट जो है उसके 8 दरवाजे हैं। मुंबई एयरपोर्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके 8 दरवाजे हैं। 4-5 से अक्सर एंट्री जो है सऊदी एयरलाइंस के हाजियों की होती है और वहां पर नुमाइंदे आपको अंदर जाने में आपकी मदद करेंगे। अंदर जाने के वक्त आपके पास क्या होना चाहिए? अब आपके पास पासपोर्ट है, बोर्डिंग पास है, वीजा है, हेल्थ कार्ड और ट्रेनिंग कार्ड जो आपका है आप उसको महफूज कर लीजिए। आपका जो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आपके गले में रहेगा और हेल्थ कार्ड जो है आपकी बैग में रहेगा, उसको आपको जिद्दा में दिखाना है। यहाँ सिर्फ आपको जो है बोर्डिंग पास की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको सिर्फ टिकट दिखाने की ज़रूरत है और पासपोर्ट शो करने की ज़रूरत है। मशवरा यह है कि अगर 5 लोग हैं तो एक बंदा सारे पांचों पासपोर्ट अपने पास रखता है, टिकट रखता है, वीज़ा रखता है, ये सही नहीं है। इसकी तरतीब यही है कि फासले से 5 को खड़ा रहना है और 5 के पास अपना अपना पासपोर्ट, अपना टिकट, अपना वीज़ा रहना चाहिए। और ज़्यादा बेहतर यही है कि आप एक जेब फिक्स कर लीजिए। मैं अगर आपसे बोलूँ कि हाजी साहब मोबाइल दो, तो जहाँ मोबाइल रहता वहीं हाथ जाएगा, इधर उधर हाथ नहीं जाता। तो आपका जो पासपोर्ट बैग है उसके अंदर जगह तय कर लीजिए कि मेरा पासपोर्ट यहाँ रहेगा, जहाँ दिया वापस लेकर के यहीं रखना है। तो पासपोर्ट बैग में आप पासपोर्ट रखेंगे। जिस वक्त आपकी एंट्री हो रही है एयरपोर्ट के अंदर, इस वक्त जो है आपको पासपोर्ट, टिकट और वीज़ा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना पड़ेगा। वो आपका नाम चेक करेगा और अंदर जाने की इजाज़त देगा। अंदर जैसे आप दाखिल होंगे वहाँ पिलर्स है बड़े बड़े, रेड कलर दिखिए। यहाँ पर आपको चेक इन बैगेज जमा करना है। अगर आपने एहराम पहन रखा है तो कोई फिक्र की बात नहीं। अगर आप एहराम सारी कार्रवाई होने के बाद पहनने वाले हैं अगर, तो याद से चेक इन बैगेज में एहराम नहीं रखना है। एहराम आपको जो है हैंडबैग में रखना है, जो आपके पास रहे। चेक इन बैगेज में आपको पावर बैंक भी रखना नहीं है। पावर बैंक भी आपको अपने हैंडबैग में रखना है। 100 ml का जो लिक्विड जो है ये अलाउड है। आप 100 ml की आप जो है दवाई ले सकते हैं, 100 ml का पानी जो है आप अपने पास रख सकते हैं। उसके अलावा आप लिक्विड अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो सामान ममनू है वो आपकी बैग में नहीं होना चाहिए। खास तौर से खसखस और खसखस से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल आपकी जो है सामान के अंदर नहीं रहना चाहिए। कोई नशीली दवाइयाँ जो है, नींद की दवाइयाँ जो है जिस डॉक्टर की पर्ची के बगैर नहीं रहना चाहिए। आतिशगिर मादा उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। ऐसे सामान से आप लोग परहेज करें। कुछ लोग जो वहाँ रहते हैं उनके रिश्तेदार हमको यहाँ पे सामान देते हैं, उसको चेक कर लें उसमें किसी किस्म का जर्दा पाउडर वगैरह जो ना हो, पाउडर से बनी हुई चीज़ें ना हो। उनका शक जाता है कि भी ये कोई नशीली चीज़ है। वो तहकीक और तफ्तीश में जो है हमारा वक्त ज़ाया होता है जिद्दा एयरपोर्ट पर। इसलिए अजनबी सामान अपने साथ ना ले, ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर जो है चेक इन बैगेज में जो है आपने सामान आपने जमा कराया। इस वक्त तो और 2 चीज़ें आपको ये याद रखनी है। अगर आप व्हील चेयर आपके पास है, कोई ऐसा बंदा आपके साथ है जो व्हील चेयर के बगैर नहीं रहता, आपने यहीं से उसकी व्हील चेयर ले ली है, तो उसका पहले से रैपिंग करना ज़रूरी है।
रैप करना यानी प्लास्टिक कवरिंग करना ज़रूरी है। अगर आपने अपने मुकाम से नहीं किया है तो जहाँ पर आपका बोर्डिंग हो रहा है वहीं पर साइड में रैपिंग होती है, आपको उसकी व्हील चेयर की रैपिंग करना रहेगी। और चेक इन बैगेज के साथ जमा कराते वक्त जब आप पासपोर्ट और टिकट उसको देंगे, बोर्डिंग पास देंगे काउंटर के ऊपर, उसको आपको बोलना है कि ये मेरी वालदा है, मेरे वालिद हैं, इनको अटेंडेंट की ज़रूरत है। व्हील चेयर का वजन काउंट नहीं होता, वो अटेंडेंट की रिक्वेस्ट डालेगा और यहीं से एक अटेंडेंट जो वहाँ व्हील चेयर लेकर वहाँ खड़ा रहेगा, उनका अमला एयरलाइंस का, वो आपके माजूर बंदे को अपनी व्हील चेयर पर बिठा करके वो इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेकिंग के बाद जहाँ पर से आपकी जो एंट्री होने वाली है वहाँ तक वो आपको पहुँचाने में आपकी मदद करेगा। इसी तरह चूँकि आपने यहाँ रिक्वेस्ट डाल दी है तो जिद्दा में जब आपका प्लेन रुकेगा, वहाँ पर लैंडिंग होगी, वहाँ पर भी उतरने में जो है वो बैठे रहे अपनी सीट के ऊपर, एयरलाइंस का अमला उनको आएगा और अपनी व्हील चेयर पर उनको जो है उनको हैंडल करके उनको लेकर के जाएगा, उनको एग्जिट कराने तक उनकी मदद करेगा। व्हील चेयर के मामले में जो लोग मुस्तकिल माजूर हैं उनको यहाँ से लेके जाना चाहिए। बहुत से लोग सलाह मशवरा देते हैं कि वहाँ जाकर बहुत व्हील चेयर मिलती, ये उन लोगों के लिए जिनको कभी कभी व्हील चेयर की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ जाकर आपको लेना है तो सफ़ा और मरवा के दरमियान में व्हील चेयर के लिए बाकायदा वहाँ पर एक सेंटर है, आप वहाँ पर व्हील चेयर ले लेंगे, लेकिन वो व्हील चेयर अमानत होती है, अपना काम खत्म होने के बाद उसको जमा कराना होता है। मुस्तकिल जिनकी ज़रूरत है उनको यहीं से ले जाने का हम लोग मशवरा देते हैं। अब आपने वहाँ पे बोर्डिंग पास दिया था, काउंटर के ऊपर आपका चेक इन बैगेज आपका जमा हो गया, उसके बाद आपको जो बोर्डिंग पास वहाँ से जो मिलेगा उसको आपको देखना है। उस पर 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, आपका सीट नंबर लिखा हुआ है और उस पर जो है गेट नंबर लिखा हुआ है और एक बारकोड है, देखिए उस पर बारकोड दिखा रहा है उसके ऊपर। ये बारकोड जो है आप जब वहाँ से आगे बढ़ेंगे सिक्योरिटी की तरफ, तो ये बारकोड जो है जब आप रखेंगे तब वहाँ पे डोर खुलेगा और वो टाइम लाइन होती है उसको रखना है, जैसे डोर खुला फौरन आपको आगे बढ़ जाना है। अब ये जो आपको बताया गया कि आपका पासपोर्ट, आपका टिकट, आपका पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास, आपका वीज़ा आपके पास रहेगा, ये बात अब मैं दोहराऊंगा नहीं, ये आपको वापसी तक इसी तरतीब में आपको रहना है। लेडीज़ का लेडीज़ के पास, जेंट्स का जेंट्स के पास। ये बारकोड उस पर आपने लगाया, आप अंदर आ गए। अंदर आने के बाद जो एरिया आपका है, देखिए बोर्डिंग एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पर। उससे पहले बोर्डिंग एरिया में आप दाखिल होंगे, उससे पहले सिक्योरिटी चेकिंग है आपकी। जो सामान आपके पास है तो वहाँ पर मशीन से पहले जो है आपको उस पर ट्रे निकालनी है, ट्रे में आपको सारा सामान रख देना है। उसमें आप मोबाइल भी रख देंगे अपना, उसमें अगर आपने घड़ी पहनी हो घड़ी भी आप उतार के उसमें रख देंगे। अगर उस वक्त अगर आपने शूज़ पहने हैं, ऐसे शूज़ पहनते नहीं हैं, वो भी उस पर रखना होते हैं। आपने अगर बेल्ट पहना है तो बेल्ट भी रखना होता है। वो सारी चीज़ें उसमें रख दें और उसको आप ट्रॉली पे रख देंगे और दूसरे साइड से आपको आगे जाना रहेगा जहाँ पर वो डिटेक्टर लगा के आपको चेक करेगा। और आपका कोई अगर ममनुआ सामान उसमें नहीं है तो फिर आपको वहाँ से सामान आगे आपका आ जाएगा। और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है, उसमें क्या चीज़ें वहाँ रहती है, अक्सर हमारे लोग जो हैं वो दाढ़ी बनाने का जो मशीन होती है वो उसमें रख देते हैं, कैंची उसमें होती है, अक्सर ये होता है। अभी तो पिछली मरतबा कुछ वीडियोज आ रही थी कि हमारे भाई साहब जो है कुकर लेके चले गए उसके साथ। तो कुकर जो है वहाँ पर, कुकर के अलावा भी बहुत सारा जो है पूरा घर संसार का सामान था, उन्होंने उसको जो है अलहदा, जब वो अलहदा किया जाता तो फिर वक्त ज़ाया होता और अपने साथी जो आगे जा चुके रहते हैं उनके साथ जो है फिर वो तालमेल उनका टूटता है। जिस वक्त आपकी बोर्डिंग हो गई वहाँ भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आगे जो इमिग्रेशन हो रहा है, बम्बई एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ सारी फ्लाइटों का इमिग्रेशन एक ही जगह पे होता रहता है। बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इमिग्रेशन के अंदर, कभी कभी तो इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है कि वो आगे जैसे ही आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं वो आपको एहराम पहनने भी नहीं देते ठीक से, वो बोलते बस चलो दौड़ो। तो जो आदमी अंदर पहले चला गया वो अपने किसी साथी का इंतजार नहीं करेगा, इसीलिए आपको एयरपोर्ट यहाँ दिखाया जा रहा है, इसीलिए ये चीज़ें आपको बताई जा रही है कि ये देखी हुई चीज़ें हैं, मालूम है मुझे अंदर जाके क्या करना है। आपका बोर्डिंग हो गया, आप इमिग्रेशन की तरफ गए, डोर खुला, आप अंदर चले गए, आपकी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई। उसके आगे इमिग्रेशन काउंटर पे आप जाएंगे, ये सारे देखिए इमिग्रेशन काउंटर यहाँ पर है। यहाँ पर आपका फोटो लिया जाएगा, फिंगरप्रिंट ली जाएगी, आपके स्टैम्प पर एक सील लगा दी जाएगी, पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और वीज़ा वो आपको फिर वापस दे देंगे। फिर आप अपने उसको हैंडबैग में डालिए, आप आगे बढ़िए।
आगे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ शॉपिंग मॉल टाइप लगेगा। वहाँ कुछ दुकानें आपको नजर आएगी जिस पर बहुत सारी मशरूबात वहाँ पे जो है बिक रही होगी, कुछ कॉस्मेटिक के सामान होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि एयरपोर्ट नहीं है, कोई मार्केट है। उससे गुजर के आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और एरो बने हुए हैं, उस पर गेट नंबर लिखे हुए हैं। आप अपने टिकट पे देखिए कि गेट नंबर कौन सा है, उस गेट की तरफ आपको अब आगे बढ़ना है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आगे प्रेयर रूम है, इबादत गाह है वहाँ, और उससे पहले जो है लेफ्ट में जो है वॉशरूम है। मैं यहाँ पर ये मशवरा देना चाहता हूँ कि सारे हाजी जो है एक साथ आगे बढ़ के प्रेयर रूम के पास के वॉशरूम के पास रश करते हैं। वहाँ अंदर जब आप पहुँच गए हैं तो आप वहाँ पर इत्मीनान कर लीजिए। ये वहाँ पर 3 रो है, लेफ्ट में एक है, सेकंड राइट में एक है और दरमियान से एक रो जा रही है। अक्सर हमारा जो नंबर होता है वो दरमियान की रो में होता है, तो लेफ्ट और राइट में कोई रश नहीं होता, वहाँ वॉशरूम खाली रहते हैं। तो पहले आप अपने साथियों को, अपने घर के लोगों को वॉशरूम में जाकर उनको फारिग, जरूरतों से फारिग करवा दीजिए, खुद भी वजू कर लीजिए, और उसके बाद फिर अपनी जो गेट नंबर दिया हुआ है आप आगे बढ़ेंगे। राइट में प्रेयर रूम आएगा। प्रेयर रूम में जाने के बाद जो है वहाँ पर आपको जो नमाज का वक्त था, अगर नमाज बाकी है तो नमाज पढ़ लेंगे। उसके बाद आप जो है 2 रकात नमाज अदा कर लेंगे और वहाँ से फौरन जैसे अपना काम खत्म हुआ, वहाँ से जो गेट नंबर आपको दिया गया आप आगे गेट नंबर, उस गेट की तरफ आप बढ़ेंगे और वहाँ पर वेटिंग एरिया होगा। वो होल्डिंग एरिया में आप बैठकर इंतजार करेंगे। जैसी बोर्डिंग शुरू होगी, काउंटर शुरू होगा, आप वहाँ पर पासपोर्ट, आपका बोर्डिंग पास और आपका वीज़ा आपको दिखाना है और आपको प्लेन के अंदर जाने के लिए आप तैयार रहना है। बहुत सारे लोगों की पिछली समझ ये है कि एक बार बोर्डिंग हो जाता तो एयरलाइंस वाले हमको ढूंढ कर लेके जाते। ये समझ अपनी दुरुस्त कर लीजिए। अब कानून बदल गया है। अब वार्निंग 1, वार्निंग 2, वार्निंग 3 होती है। वो अनाउंसमेंट होता है, अगर आप नहीं आए वो काउंटर बंद हो जाएगा, 1 घंटा पहले खुलता है और अपने वक्त पर बंद हो जाएगा। वो आपका इंतजार नहीं करेंगे। इसलिए कहीं पर खाने बैठ गए, कहीं पर वॉशरूम चले गए, कहीं पर जो इधर उधर बैठे हैं, कहीं गपशप कर रहे हैं, बिल्कुल ये सब काम हमको वहाँ पर नहीं करना है। वहाँ वक्त हुआ, आप वहाँ पर काउंटर पे दिखाएंगे अपना पासपोर्ट, अपना बोर्डिंग पास, और उसके बाद सिर्फ बोर्डिंग कार्ड जो है, जो उसका जो उन्होंने उसको जो है फाड़ कर हमको दे दिया सीट नंबर का, वो आपको ऊपर रखना है। बाकी पासपोर्ट और अपना जो वीज़ा है उसको वापस अपने आप हैंडबैग में रख लीजिए, उसकी चैन लगा लीजिए। आगे आप बढ़ेंगे, प्लेन के अंदर बैठना है। जब अंदर आप जाएंगे, प्लेन के अंदर बैठेंगे, तो अक्सर यही होता है कि सीक्वेंस में हमको जो है सीट नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ 5-6 काउंटर काम कर रहे होते हैं। जब हम अपना पासपोर्ट देते हैं तो 5 काउंटर के ऊपर जो है नंबरिंग होती है सीटों की। तो सबका ये मसला होता है कि हर एक को जो है उसका साथी उसके साथ नहीं होता। लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो सीट हमको मिली हम सबसे पहले वहां जाकर अपनी सीट पर बैठे। कुछ देर के बाद जो है फिर आपस में हर एक का मसला यही रहता, हम आपस में तालमेल बना करके फिर अपनी सीटों का इंटरचेंज करेंगे। उसमें वहाँ का अमला भी उसमें नाराज नहीं होता, और जाते ही साथ जो है अपनी मर्जी से किसी सीट पर नहीं बैठेंगे, ये विंडो सीट पर बैठ गए, इस तरह से नहीं चलेगा। आप अपनी सीट पर ही जाकर के बैठे। अक्सर नाचाकी की शुरुआत यहीं से होती है कि हाजी साहब जाके विंडो सीट बैठ कर बात मान ले रहे हैं, वो बोलते मेरी है। तो इस तरह की कोई बात जो है हमको वहाँ पर नहीं होने देना। प्लेन के अंदर राहदारी में कोई नमाज हमको अदा करना नहीं है, जाने में भी नहीं करना है, वापसी में भी करना नहीं है। प्लेन के आखिरी हिस्से में जगह होती है, वहाँ मुसल्ला भी होता है। अगर आपको लगता है कि आपको नमाज अदा ही करना है, आप बाहर नमाज 2 रकात नहीं कर पाए, पढ़ना ही है, तो आप वहाँ जा करके नमाज अदा कर सकते हैं। बिल्कुल पिछले से जहाँ एयर होस्टेस होती है वहाँ वॉशरूम भी होता है, टॉयलेट भी होता है। पूरी कोशिश करेंगे कि 5.5 घंटे का सफ़र है, आपको इस सफ़र के दरमियान जो है आपको ज़रूरत ही ना महसूस हो, मतलब इस तरह से फारिग होकर आपके रवाना होना है आप। क्योंकि जो टॉयलेट जो है वो एयरलाइंस का जो होता है वो बहुत छोटा होता, और पुश करने के बाद जो है आप पुश करेंगे वो अंदर दरवाज़ा खुलता है, और फिर अंदर जब वो चटकनी आप उसकी जब लगाते हैं उस वक्त उसकी लाइट ऑन होती है, और बहुत छोटा उसका जो है वो कमोड है, और अंदर जो है आप वजू नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरा सकते। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो उसका इस्तेमाल करना, अगर नहीं है पूरी कोशिश करना आप उसको अवॉइड करने की।
1 घंटे के बाद जब जहाज टेक ऑफ ले लेगा, आसमान में 30-32-35 हजार बुलंदी पर जो है वो स्टेबल हो जाएगा, 1 घंटे के बाद अमला जो है वो खाना लेकर के आता है और वो आपको खाना परोसेगा। खाना एक हाथ से नहीं लेना, दोनों हाथ से प्लेट पकड़ना ताकि प्लेट ना गिरे। छोटी सी बात है, लेकिन अक्सर देखने में आता है हम लोगों के कि वहीं आराम खराब हो जाए। आप उसको दोनों हाथ से लीजिए। खाना मुकम्मल खाने के बाद आपको अपने हाथों से उसको इधर उधर ट्रे को नहीं करना है, वही अमला आकर के वापस उसको लेकर जाएगा। जो हिदायत आपको अंदर दी गई बेल्ट को लगाने की, बेल्ट बांधने की, उसको आप बिल्कुल फॉलो करना। किसी तरह की कोई ऐसी बात जो है अपनी तरफ से नहीं होने देना। ये पूरा सफ़र जो है आपका बावकार सफ़र है, उसके असरात भी जो है होने चाहिए। अब सफ़र चूंकि शुरू हुआ, हमारी तरबियत में हमको बताया गया था कि हम नियत करेंगे खाना खा लेने के बाद। अक्सर यही है, सब यलमलम पे करने वाले हैं नियत कि खाना खाने के बाद करने वाले हैं। जो खाना खाने के बाद करने वाले हाथ उठाएं माशाल्लाह। बाकी यलमलम वाले जो है उनको जगाना। अक्सर जो है लोग यलमलम पे सोए रहते और बाद में फिर दम और मसले मसाइल में जो है वो फिर मुश्किलें होती। यहां पर जो है मशवरत में ये बात कर देना चाह रहा हूं कि हमारे मोहतरम और हमारे रहबर मौलवी हज मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली साहब जो हैं, वो अक्सर अपनी क्लासों में और अपनी नशिस्तों में भी कहा करते थे कि हमारे वक्त के हाजी कैसे हुआ करते थे। वो बताते थे कि जिस वक्त जहाज टेक ऑफ करता था, वहां से लेकर के जब हम वहां मक्का मुकरमा पहुंचने में, लैंडिंग करने में, अपने मकान पे पहुंचने में, मकान से निकल के रास्तों से गुजर के बस में जाने में, बस से जो है हरम शरीफ के आने में सदाएं बुलंद होती थी, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब हाजी सिर्फ टेक ऑफ के वक्त पढ़ता है और उसकी जब लैंडिंग होती है उस वक्त पढ़ता है। दरमियान का वक्फा जो है बिल्कुल खाली और बेरौनक हो चुका है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वो फ्लाइट के वो लोग जो इस तरह से सफर कर रहे हैं उसमें शुमार हमारे यहाँ बैठे हुए अफराद का ना हो। करेंगे हाजी साहब, आपको लब्बैक पढ़ेंगे? मेरे साथ लब्बैक पढ़ें। यहाँ हम हज की नियत करेंगे। अभी जैसे सफर शुरू होगा हम हज की नियत करेंगे, बराबर है हाजी साहब जी? उम्रा की नियत करेंगे, ये बिल्कुल सही है। हम चूंकि हज तमत्तो करने जा रहे हैं इसलिए हम उम्रा की नियत करेंगे। सब मिलकर के नियत करेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे। नियत करता हूं मैं उम्रा की। ऐ अल्लाह, मेरे लिए आसान बना और कबूल फरमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मेरे साथ ही पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा लक वल मुल्क। ये तराना इसी अंदाज में आपको पढ़ना रहेगा और इसको निभाना है। कितने लोग हैं जो जहाज में इसका माहौल बनाएंगे? हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़ों की नेकियां बढ़ेगी इंशाअल्लाह, उनकी कब्रों को अल्लाह रोशन करेगा। उनकी तरबियत थी। इस शहर के अंदर आपने देखा होगा कि जो माहौल बनाया गया मौलवी हज मौलाना हुसैन अहमद साहब मिल्ली की तरफ से, ये हज क्लास, मैंने तो पूरी दुनिया में जितने लोगों से मतलब मैं मिलता हूँ जुलता हूँ सफर हज में और यहाँ के इलाकों में, कहीं पर भी ये निज़ाम नहीं है। शाबान का चांद नजर आता है, रमजान के चांद तक हमारे यहाँ हज क्लास शुरू हो जाती है। मौलाना का मकसद यही था कि लोग अपने घरों से पैदल मश्क शुरू कर दें। पैदल मश्क से क्लास में आए, वापस जाएं, कभी एक तरफ से जाएं, कभी एक तरफ से वापस आएं। कम से कम 5 किलोमीटर की जो है मश्क जो है हमारे हज्जाज कराम वो शुरू कर देते हैं। और ये मश्क ही आपके काम आने वाली है, क्योंकि आगे तवाफ में, आगे जो है आपको मशायर में, हर जगह कितने किलोमीटर चलना है उसका अंदाजा हम भी आपको नहीं बता सकते। और 10 तारीख को तो सब ये अलग अलग
अलग अलग सूरत हाल बनती है। कोई हाजी साहब बताते हैं 20 किलोमीटर चला, कोई बताते हैं 30 किलोमीटर चला, कोई बताते हैं 25 किलोमीटर चला। जिसकी जैसी किस्मत उसको वैसा चलना पड़ सकता है। ये उनके लिए आसान है जो यहाँ पर पैदल चलने की मशक कर रहे हैं। आज सुबह में जो है यूसुफी खालिद सर ने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि भाई आप लोग जहाँ पैदल चलने की मशक कर रहे हैं तो बगैर चप्पल के भी चलने की मशक करें, क्योंकि तवाफ में चप्पल नहीं होता, सही में हमारा चप्पल नहीं होता, तो हमारी जो है पैरों के की जो हालत होती है, कभी कभी 8-8 दिनों तक हम तेल लगाते रहते हैं। तो जो मशक अगर रहेगी तो इबादत का उसका सुरूर भी आपको आएगा। आप जो है, हम कहाँ हैं सर? अभी लैंडिंग हो गया जिद्दा। हमारा सफर जो है शुरू हुआ लब्बैक से और सदाएं गूंजती रहेगी जिद्दा तक, और ये जिम्मेदारी आपने ली है और मुझे यकीन है इस जिम्मेदारी को आप निभाएंगे। जहाज में आवाजें गूंजते रहना चाहिए, ये माहौल आपको बनाना है इंशाल्लाह। जी माइक, आप माइक रख सकते हैं छोटा, लेकिन एयरलाइंस वाले उसको अलाउ नहीं करते। हाँ, वो आप ऐसे अगर पढ़ेंगे तो आपको इजाजत देंगे, लेकिन वो माइक आपके काम आएगा बहुत सारी जगहों, उसको आपको रखना चाहिए। लब्बैक पढ़ते हुए जो है ये सफर हमारा मुकम्मल होगा। जिद्दा एयरपोर्ट पे हमारी लैंडिंग होगी। यहाँ पर जो है उतरने में कोई उजलत हमको करना नहीं है। जब उसकी लाइटें बंद होंगी, जब आगे वाले उतरना शुरू हो जाएंगे तो पीछे वाले उतरेंगे। बहुत ज़्यादा लोग 10-10, 12-12 मिनट तक के खड़े रहते हैं, वो ठीक मंजर नहीं लगता। आप वहाँ पर जो माजूर हैं वो अपनी चेयर पे बैठे रहेंगे। वो जो रिक्वेस्ट आपने डाली थी, एयरपोर्ट का अमला आपको लेने के लिए आएगा, एग्जिट कराने तक वो मदद करेगा। यहाँ पर मशवरा ये है कि हाजी साहब उतर करके आगे निकल जाते, जब वो नीचे आते एयर बस के वक्त जो अमला है वो वहाँ खड़े रहने नहीं देता। वो उसको समझाते हैं कि मेरा कोई आ रहा है, वो उसको समझता ही नहीं। वो अरबी जानता तो वो तो जानते, उसकी जबान तुमको नहीं, तुम्हारी जबान उसको नहीं। वो उनका रूल है, जो नीचे उतर गया उसको एयरबस में बैठाना, वहाँ वो बाहर नहीं रख सकते। अगर ऐसा हो गया, ऐसा तो करना नहीं है, फैमिली साथ में जो है नीचे उतरेगी, फैमिली साथ में जो है एयरबस में बैठेगी और होल्डिंग एरिया में जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं। जो भी जाएगा, अगर हमारी खातून आगे चली गई है या मर्द आगे चला गया है तो बाद वाली एयरबस भी वहीं पर वहां पर लेकर हमको जाएगी। इसी होल्डिंग एरिया में हमको जाना है। बस गुजारिश ये है कि जो पहला चला गया वो वहां इंतजार करे और आगे नहीं बढ़े। अब यहाँ से हमारा जो है सफर जो है जिद्दा एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं, होल्डिंग एरिया में जाएंगे। अब हमसे सबसे पहले जो पूछा जाएगा वो HAT कार्ड पूछा जाएगा, जो आपको अभी जो इंजेक्शन लगने के बाद जो दिया जाएगा। ये कार्ड मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट की तरह आपको पासपोर्ट अपने बैग में रखना है। रास्ते में उसकी कहीं ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसको निकालना नहीं था। अब यहाँ सबसे पहले आपको जो है वो HAT कार्ड जो है, आपका जो हेल्थ कार्ड जो है आप वहाँ दिखाएंगे। उसके बाद जो है वहाँ पर वॉशरूम है दोनों तरफ, लेकिन बहुत मुख्तसर वॉशरूम। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ कोई फारिग होने के लिए जाए, वो भी अपने साथी को वहाँ खड़ा रखे बाहर। मशवरा यह है कि आपका जहाँ बेल्ट पे सामान आने वाला है वहाँ बहुत ज़्यादा वॉशरूम है, आप वहाँ तक सफ़र करें और वहाँ जाने के बाद जो है वॉशरूम को जाएं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, शुगर के मरीज़ हैं तो उनके लिए यहाँ पर इतनी जगह जो है उनके लिए रहने दीजिए। यहाँ पर जाने के बाद जो है वहाँ अमला आपकी मदद करेगा, वहाँ पर आपका इमिग्रेशन होगा। फिर वही पासपोर्ट, ये सारे काउंटर जो इमिग्रेशन के काउंटर हैं, फिर वही पासपोर्ट, वही बोर्डिंग पास और वही उसमें जो है आपका जो बोर्डिंग पास और आपका वीज़ा उसमें रहेगा। वीज़ा, बोर्डिंग पास और पासपोर्ट आपको देना है। आपकी उंगलियों के निशान लिए जाएंगे, आपकी तस्वीर ली जाएगी, इमिग्रेशन का जो है सिक्का लगा दिया जाएगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा है, बम्बई में लेडीज़ और जेंट्स एक लाइन में होते हैं, यहाँ लेडीज़ और जेंट्स दोनों अलग अलग होते हैं। हम अपनी फैमिली का इंतज़ार करें और जैसे एग्जिट होंगे वहाँ बेल्ट पे सामान आ चुका होगा, सामान ट्रॉली पे रख लें। वहाँ वॉशरूम है, वॉशरूम से आप फारिग हो जाए। वहाँ का पर इंडियन अमला जो है, वहाँ पे लोग जो है हेल्थ मिशन के वो आ चुके होंगे, वो आपको बाहर निकलने में आपकी मदद करेंगे। उससे पहले वो ट्रॉली पर वहाँ पर जो है सामान जो है वो चेकिंग होगा यहाँ पर मशीन के ऊपर। अगर कोई ऐसी चीज़ है उसमें जो ममनुआ है, आपने अचार रख लिया है, नहीं माना आपने उसमें तेल डाल दिया, तो फिर वहाँ पर वो लोग उसको चेक करेंगे, साइड करेंगे। कोई दवाइयाँ बगैर पर्ची के अगर उनको शक है तो फिर वहाँ आपको रोक करके वहाँ उसको डॉक्टरों को बुलाकर उसको दिखाया बताया जाएगा। बहरहाल कहीं पर भी अगर कोई हमारा साथी किसी वजह से उसको रोका गया, जैसे इमिग्रेशन में कभी कभी उंगलियों के निशानात नहीं आते हैं, अगर उंगलियों के निशानात नहीं आ रहे, हमारा हाजी वहाँ पर रुका है, उसको बैठा लिया गया,
तो बाद में जो आगे बढ़ जाने वाले लोग कभी कभी रोते हैं और बिलबिलाने लगते हैं, घबराने लगते हैं। घबराने की, बिलबिलाने की, रोने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर आपको रोका गया तो किसी एरर की वजह से रोका जाता और उसको वो क्लियर करते हैं, चाहे वो 10 मिनट में करे, 20 मिनट में करे, आधा घंटे में करे, उसको क्लियर करते हैं। आपका हाजी आपके पास आ जाएगा। सिर्फ आपको यह कि सब्र के साथ आपको इंतजार करना है, वहां घबराना नहीं है। आप बाहर वहां निकले, बेल्ट पे सामान आ चुका होगा, आपने सामान ट्रॉली में रखा, सामान आपका चेकिंग हो गया, चेकिंग होने के बाद आप एग्जिट हो रहे हैं। वहां पर हज मिशन के लोग आपको बाहर ले जाने में मदद करेंगे। इंडियन फ्लैग बाहर लगा हुआ होगा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ करके ये वेटिंग एरिया में आ जाएंगे। यहाँ आपको बैठाया जाएगा, आपका सामान बसों पर सवार किया जाएगा और उन्हीं बसों में आपको सवार करके आपको जो है मक्का मुकरमा की तरफ, आपकी मंजिल की तरफ आप रवा दवा होंगे। आपको आपकी पहले मंजिल आपकी अजीजिया है। सारे हाजी अजीजिया जा रहे हैं। अगर जो लोग मक्का मुकरमा पहुंचे अजीजिया जा रहे हैं। पहले बस मौलिम के पास दफ्तर जाती थी, अब मौलिम के दफ्तर पे बस नहीं जाती। अब बस जाती है डायरेक्ट हमारी बिल्डिंग के ऊपर। वहां पर कंपनी के लोग पहले से मौजूद होते हैं। वो अमला वहां आकर के हमको खाने का बॉक्स देगा, हमारा सामान उतारेगा। आईडी कार्ड अगर उन्होंने ला लिया, उस वक्त बन गया है नुसुक कार्ड, तो वो आपको पहनाया जाएगा। पीला बेल्ट जो होता है वो हाथ में हर वक्त आपको पहनना है, वो पहनाएंगे आपको। अगर नुसुक कार्ड नहीं आया है तो नुसुक कार्ड बाद में आपके बिल्डिंग पे आपको पहुंचाया जाएगा। ये नुसुक कार्ड क्या है? ये जो पासपोर्ट आपका जो जमा हो गया ड्राइवर के पास, उसके बदले में नुसुक कार्ड दिया जाता है। नुसुक कार्ड परमिट है, दोबारा नहीं बनता। नुसुक कार्ड को मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें तुम्हारा आपका फोटो होगा, उसमें आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, बारकोड में आपकी जो है बहुत सारी डिटेल्स होगी जो गवर्नमेंट जानती है। तो वो नुसुक कार्ड जो है हर वक्त आपको अपने पास रखना होगा। जब रश बढ़ जाता है हरम शरीफ में अंदर जाने के लिए भी नुसुक कार्ड देखा जाता है कि आपका नुसुक कार्ड है कि नहीं। पहले नुसुक कार्ड को बताका बोला जाता था, अब उसका नाम नुसुक कार्ड हो गया। आपको वहां पर कंपनी के लोग जो हैं खाना देंगे, बॉक्स देंगे और आपका सामान उतारा जाएगा और वो सामान आपके रिसेप्शन तक लाकर उनका अमला रखेगा। हमको वहां पर उजलत करना नहीं है, सामान को हाथ लगाना नहीं है, सिर्फ हमको देखकर इत्मीनान कर लेंगे हमारा सामान उतर गया। जब सामान उतर जाए अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अभी सामान उमान में तो परेशान ना हो। आप वहां से अपने रूम पर, पहले से आपको बता दिया गया, आपके पासपोर्ट में एक पर्ची लगी है बैक में, उसमें आपका रूम नंबर है, वो सारे जो आईडी कार्ड वो जो आपको दिए गए, टैग दिए गए, उसके ऊपर भी आपका रूम नंबर, बिल्डिंग नंबर लिखा हुआ है। आप अपने रूम पे चले जाइए और ज़रूरत के मुताबिक अगर आपको आराम करना है, फ्रेश होना है, आप हो सकते हैं। अब यहाँ पहुँचने के बाद मौलिम क्या है, मौलिम के बारे में आप जान लें। मौलिम पहले चंद लोग, जैसे हजारों लोग जाते थे, उस वक्त मौलिम लेने के लिए जिद्दा आता था और उनको अपने साथ उम्रा कराता था और अपने साथ हज में उनके साथ हुआ होता था। जब से लाखों लाख लोग जाने लगे हैं तो अब वहां पर मौलिम को सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है। अब वो मौलिम उस शक्ल में अब मौजूद नहीं है, इसलिए मौलिम से नाराज होने की आपको जरूरत नहीं है, वो सर्विस का नाम ही मौलिम। अब वहां पर कंपनियों को पूरे के पूरे जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 111 नंबर कंपनी है जिसका नाम इतरा अल खैर है, 30,000 लोग उसके अंडर में है, उसके साथ उसको उनकी जिम्मेदारी दी गई है। 5 से 6 मौलिम जो है उसको सपोर्ट करेंगे। अब मौलिम का डायरेक्ट पार्ट नहीं होता, हम डायरेक्ट मौलिम से नहीं मिल सकते, बात हमारी उससे नहीं हो पाती और हमको ज़रूरत भी उसकी नहीं है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको जो है उसका जो कंपनी का अमला आपसे बोलेगा कि भाई आप 1 घंटे के बाद तैयार रहना, आपको उम्रा के लिए हम लेकर के जाएंगे ग्रुप के साथ। वो जो उनका बंदा आपको लेके जाने वाला है, तो यहाँ ये याद रखें कि मालेगांव के हुज्जाज कराम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरबियत याफ्ता होते हैं। आपको कोई मौलिम का आदमी जो है या वो उनका अमले का आदमी लेकर कहाँ तक जाएगा? वो आपको लेगा, आपको बस स्टेशन तक ले जाएगा, बोलेगा हाजी साहब ये आपको जो बस का जो कार्ड दिया गया, नंबर दिया गया, ये बस स्टेशन है। आपका बस में बैठ जाएगा, जहां आप उतरेंगे वो जहां गेट के सामने ले जाएगा, वहां आपको बता देगा कि हाजी साहब ये जो है आपको जो गेट से जाना है, उम्रा मुकम्मल करके अपनी बिल्डिंग चले जाना। इतना बताने के लिए जो है वो ग्रुप को साथ में लेके जाता और हमारे लोग घबराहट में उसके साथ चले जाते। अक्सर देखते हैं हमारी माँ और बहनें जो है उम्रा मुकम्मल करने के लिए अपने साथी को भी नहीं बताया, उनके साथी जा रहे हैं, उनके साथ आगे रवाना हो गए, अभी उनका आई कार्ड भी उनके पास नहीं है। और
अक्सर वहाँ पर ऐसे हादसे होते हैं पहली मर्तबा में। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर पहली मर्तबा आप सूझबूझ के साथ, इत्मीनान के साथ अगर आपने उम्रा मुकम्मल कर लिया तो आपको मिसिंग होने का, आपको खो जाने का, गुम हो जाने का सवाल ही नहीं पैदा हो। पहला उम्रा जो है आपको बिल्कुल ध्यान के साथ करना है, इन हिदायतों के साथ करना है जो हिदायत आपको दी जा रही है। आप बिल्डिंग पर जाइए, अपने रूम में फ्रेश हो जाइए, घंटा आधा घंटे के बाद नीचे आए, सामान जो है ग्राउंड फ्लोर पे भी रखा जाता, फर्स्ट सेकंड पे भी रखा जाता, आप अपना बैग लेकर के अपने रूम में आ जाएं। साथियों के दरमियान पहले मशवरा कर लें कि अपने को उम्रा करने के लिए जाना है। आपसे बिल्डिंग के करीब ही बाहर निकल करके आप देखेंगे आपका बस स्टेशन रहेगा। आप वहां नीचे जब बिल्डिंग में आएंगे तो काउंटर पे जो बंदा होगा उसको हारिस बोलते हैं, उससे होटल का कार्ड आप ले लें। आपका मोबाइल में अगर उसका अंदर वाईफाई चालू है अगर उस वक्त जो उसको चालू करके आप जो वहाँ की लोकेशन भी लें। अभी आपने सिम कार्ड लिया नहीं है, मैंने आपको सिम कार्ड अभी दिलाया नहीं है, सिम कार्ड आपको मैं दिलाने वाला हूँ। घर वालों को भी आपको बोल करके जाना है कि सिम कार्ड मैं लूंगा लेकिन 1-2 रोज के बाद लूंगा या उम्रा मुकम्मल होने के बाद लूंगा। उससे पहले यूसुफ खालिद सर ने सुबह के सेशन में बताया कि अगर 2 मोबाइल है तो एक मोबाइल जो है हमको इंटरनेशनल जो है वो रोमिंग करा के यहाँ से लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो हर वक्त जो है आप व्हाट्सएप के साथ और उसके जो है सारे फंक्शन के साथ आपको पहला उम्रा करने के लिए रवाना होना है। सुकून इत्मीनान से आप नीचे आइए, अपना बिल्डिंग नंबर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ महल्ले नहीं है, वहाँ लैंडमार्क काम करता है। बाहर निकलिए, आप देखिए कि किस रोड पर आप हैं, वो रोड का नाम क्या है। वहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें जो है कुछ ऐसी जो लैंडमार्क हो सकती है उसको देखिए, उसकी फोटोज जो है आप अपने कैमरे में ले लीजिए। फिर वहाँ पर बस स्टेशन पे आपको आना है। निकलने से पहले सब देख लें कि भी हमारे पास आई कार्ड भी है, हमारे पास जो है बस का नंबर, बस का जो हमको जो दिया गया वो भी है, हाथ में जो है हमने ब्रेसलेट भी पहना है, जो स्टील कड़ा हमको दिया गया था वो भी हमने पहन रखा है। सारा इत्मीनान करने के बाद अपनी जो हैंड बैग जो है लेकर के, जिसमें हल्का फुल्का जो है कुछ पानी की बोतल और हल्का फुल्का जो है हर वक्त जो है छोटी छोटी जो है आप वो बना लीजिएगा। पॉलीथीन की जो मिलती है 100 ग्राम की जो होती है वो उसके अंदर जो है पैकेट्स बना लीजिएगा ड्राई फ्रूट के। यहाँ से 1 किलो 2 किलो के सब पैकेट होते हैं, वो अगर छोटे छोटे पैकेट हो तो हर वक्त आपके जो हैंडबैग में होंगे। और सुबह के सेशन में बताया हमारे अल्ताफ फजल रहमान सर ने कि आप ORS के जो है पैकेट हर वक्त अपनी बैग में रखिए। ये जो है इत्मीनान से यहाँ से निकलेंगे, आप ग्रुप की शक्ल में निकल रहे हैं या कुछ साथी साथ में बनकर निकल रहे हैं। अब आपको बस स्टेशन आना है। अजीजिया से जाने का सिस्टम क्या है, जिस बस नंबर से आप जा रहे हैं उसी बस नंबर से आपको वापस भी आना है। लेकिन ये याद रखें कि बस जो है आपको डायरेक्ट हरम शरीफ नहीं लेकर जाती, दरमियान में एक स्टॉप होता है और वो स्टॉप पर गाड़ियां बदलती हैं। जाने के वक्त है आप हरम शरीफ जा रहे हैं तो आपको उस स्टॉप तक ले जाया जाएगा, फिर वहां से आगे जो गाड़ियां चलेंगी उस पर नंबर नहीं होगा, वो हरम शरीफ पहुंचाने वाली गाड़ियां होंगी। और हरम शरीफ से जब आप जहां आपको छोड़ा गया था, उम्रा मुकम्मल होने के बाद आपको उसी जगह पर आना है, बस में बैठना है, वो आपको उसी स्टॉप पर ले आके छोड़ेगी जहां आप हरम शरीफ आने के वक्त आपको छोड़ा गया था। वहां आने के बाद जिस बस नंबर से आप आए थे उसी बस नंबर से आप वापस जाएंगे। ये आपका सही रूट होगा। तकरीबन 60% हाजी जो होते हैं, 60% हाजी, उनका जो रूट होता है वो सफा मरवा की तरफ उनको टनल के पास उतारा जाता है। महाबस जीन जो है उनका स्टॉप है, वहां पर आकर के वहां से गाड़ियां आगे बढ़ेगी और सफा मरवा के दरमियान में जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान है उसकी राइट साइड में जो पहाड़ है उसमें जो टनल है वहां तक बस आपको लाएगी। और वहां से जब आपको दाखिल होना रहेगा तो आप बाबू सलाम से जो है आप देखेंगे कि एहराम वालों को ही एंट्री जहां से दी जा रही, आपको उधर आगे बढ़ करके अंदर दाखिल होना रहेगा। और दूसरा रूट ऐसा रहेगा, वो स्टेशन होता है कुदई, और कुदई स्टेशन पर जो बसें जाती है और आगे जो बस हरम लेके जाती है वो लेकर जाती है टावर के नीचे उसके बेसमेंट में। और वहां से आप बस से उतरने के बाद आगे बढ़ेंगे तो जीने होंगे, इलेक्ट्रिक जीने से ऊपर आ सकते हैं और जीनों से भी ऊपर आ सकते हैं। जैसे आप ऊपर आएंगे राइट हैंड पर आपको वॉशरूम नंबर 3 रहेगा, लेफ्ट में वॉशरूम नंबर 4, 5, 6 रहेगा और सामने जो दरवाजा बाप नजर आएगा वो बाप अब्दुल अजीज रहेगा। अभी 3 दरवाजे ऐसे हैं जो पूरी तरह से अपनी ताबनाकी के साथ जो है हम देखते हैं उसको तस्वीरों में,
गेट नंबर 1 जो है बाब अब्दुल अजीज है, और गेट नंबर 79 का नाम है बाब मलिक फहद, और गेट जो नए हरम का जो गेट है उसका नाम है बाब अब्दुल्ला। बाकी जो दरवाजे हैं वो 32, 33, 34, 35, 36 इस तरह के जो है दरवाजे जो है 90, 95, 93 वो दरवाजे इस तरह से छोटे छोटे दरवाजे हैं। पहले समझाया जाता था कि जिस गेट से आप जा रहे हो उसी से वापस आएंगे। अब हरम शरीफ में ऐसा नहीं होता। जिस गेट से आप दाखिल हो रहे हैं वापस उधर से आना ही नहीं है। आपको समझना है कि आप कैसे वापस हो। जो लोग महाबस जिनको स्टेशन पर उतारा गया था, जिनको सफा मरवा की टनल पर उतारा गया है, ये लोग उधर से अंदर दाखिल होंगे। दाखिल होने के बाद जो है अपना उम्रा मुकम्मल करेंगे। उम्रा मुकम्मल करने के लिए 4 काम होते हैं। पहला काम हमने किया था बम्बई में, इहराम और नियत की थी। अब हम तवाफ के लिए आए हैं, सही करेंगे और बाहर निकल करके हम हलक करने वाले हैं। हम उधर से दाखिल होंगे। अंदर आने के बाद जो है मताफ में जाएंगे, और मताफ में जाने के बाद जो है इत्मीनान के साथ जो है आप मताफ को अपने घर वालों को बताइए। पहले तो किनारे होकर के दुआ कर लीजिए जी भर कर। और पहला उम्रा चूंकि करने आप आए हैं, ये बात समझ लें कि हरम शरीफ के अंदर मताफ के अंदर जाना आसान नहीं है। अब जितनी देर आप वहाँ रह सकते हैं आपकी किस्मत, आपका मुकद्दर। आप वहाँ बिल्कुल उजलत नहीं करेंगे। आप वहाँ पर खूब जी भर के दुआएं कर लें। दुआ हो जाने के बाद खुद भी और अपने घर वालों को भी जो है हर चीज़ से मुतारिफ करवाइए। ये जो है बाब इब्राहिम, ये मुकाम इब्राहिम है, ये जो है हतीम है, ये जो है दरवाज़ा है, ये जो है मुल्तज़म है, जो दरवाज़ा और जो है हजर अस्वद के दरमियान ये मुल्तज़म है। एकदम इत्मीनान से पूरे हरम शरीफ को देखिए, ताकि जब भी दोबारा किसी का आना होगा तो अब वो हर चीज़ से जो है वो मानूस रहे। और अंदर जाने से पहले एक काम जो मैं भूल गया आपको बताना, अंदर जाने से पहले आप अंदर जब जा रहे हो उसी से पहले अपने घर वालों को बता दीजिए कि खुदा ना खास्ता अगर हम अंदर इधर उधर हो गए, मिसिंग हो गए, तवाफ में हो गए, सही में हो गए, तो सारे अमाल मुकम्मल करके आपको यहाँ आना रहे। जहाँ से आप एंट्रेंस कर रहे हैं वो जगह उनकी तय कर दें। इधर से आसान है। जो बाब अब्दुल अजीज से जाने वाले लोग हैं वो वॉशरूम 3 को जो है अपनी निशानी बना सकते हैं। क्लॉक टावर के नीचे जो है राइट में वॉशरूम 3 है, वो जगह आप हमेशा के लिए तय कर लीजिए कि अंदर कभी भी अगर मामला कुछ हो जाता है तो एक दूसरे को ढूंढना नहीं है। जब मुकम्मल हो जाएगा बाहर आने का रास्ता मैं आपको बताता हूँ। जो लोग सफ़ा मरवा की तरफ से दाखिल हुए वो लोगों को अंदर आने के बाद अपने तवाफ मुकम्मल करना है। तवाफ की तफसीलात में मैं नहीं जाता, वो आपके इल्म में है। तवाफ मुकम्मल हो गया, 8 इस्तिलाम आपका हो गया। मुकाम इब्राहिम के पास आप जगह देखिए, अगर नहीं है तो उसकी तरफ आगे बढ़ करके राइट में पीछे की तरफ जहाँ जगह मिल जाए इत्मीनान से 2 रकात वाजिब तवाफ पढ़ लें। अब आपको वहाँ पर जो है ज़मज़म के सल्लाजे रखे हुए हैं, ज़मज़म पी लेने के बाद आपको जो है अब सही करना है। सही करने के लिए आप जैसे उधर जाएंगे तो राइट में जो लोग जा रहे हैं, मतलब जो सही करने की जगह हमेशा जो हम देखते हैं कि हम जो है सफ़ा की पहाड़ी जो है तस्वीरों में देखते हैं और मरवा पे वो निशानात हम देखते हैं, हम हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि हम जब भी सही करें तो यहाँ करें। वहाँ रश होने की वजह से उन लोगों की प्रोग्रामिंग रहती है, वो जो है रास्तों को बंद कर देते हैं। अगर वो रास्ता बंद है राइट में नीचे जाने वाला तो आप वहाँ इत्मीनान से किनारे हो जाए, क्योंकि वो आधे घंटे के बाद, पौना घंटे के बाद जैसे ही वहाँ पे रश कम होगा उसको वो शुरू करेंगे। अगर आप आगे बढ़ के उनके डायरेक्शन में लेफ्ट में अगर सीधे से ऊपर चले गए तो फिर पहला मंजिला, दूसरा मंजिला आपको जो है वो ऊपर ले जाया जाएगा। ऊपर से जहाँ प्लेन जगह है वहाँ से करने के बाद जो है फिर आप सही डायरेक्शन में आप वापस आएंगे। पहली मरतबा मुझे इस बात का यकीन नहीं है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। आप जो है पहली सही जब करने की कोशिश करेंगे तो इसी डायरेक्शन में करें। आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। मुकाम इब्राहिम से थोड़ा आप आगे बढ़ने के बाद सीधी जानिब जो है मतलब आप जाइए अंदर, जहाँ पे सही लिखा हुआ है, मसा लिखा हुआ है। अंदर जाने के बाद जो है राइट में जो रास्ता जा रहा है थोड़ी चढ़ाई के साथ में, उसी पर जो है बढ़ते बढ़ते आप आगे बढ़ेंगे। इतना ऊपर बढ़ जाएंगे कि वहाँ से हमको जो है हजर अस्वद दिखने लगेगा, ग्रीन लाइट जो है उसके सामने दिखने लगेगी। उलमाए कराम जो है बताते हैं हमेशा कि यहाँ से हमको 9वां इस्तिलाम हमको यहाँ कर लेना चाहिए। अब यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उस मुकाम पर पहुँच चुके होंगे जहाँ से हमको सही करना है। यहाँ पर आपको नियत करना है, तकबीर तहलील दुआ करनी है और अपनी सही मुकम्मल करनी है। आपकी सही मुकम्मल हो जाएगी सफ़ा के ऊपर, बराबर है जी हाजी साहब? मरवा पे होगी।
अच्छा अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, मरवा पे सही मुकम्मल हो गया। ये जो लोग आए थे सफा मरवा की तरफ से दाखिल हुए, ये मरवा से ही बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के बाद देखेंगे वहां पर जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मकाम भी है, वहां से आप जिस बस से आप आए थे वो टनल के पास वो बस भी आपको दिखेगी। वहां बस में सवार होकर के आपको महबस जिन तक जो है आपको ले जाया जाएगा, और उस स्टॉप से जिस नंबर की बस से आप आए थे उस नंबर से आपको वापस अपने मकाम पे जाना है। जो लोग इधर से दाखिल होंगे क्लॉक टावर के नीचे से, ये लोगों को अपना सही मुकम्मल कर लेने के बाद, मरवा पे उनकी सही मुकम्मल होगी, उनको वापस आना रहेगा सफा पर। सफा पर आने के बाद गेट नंबर 13 है लेफ्ट में, 13 से जैसे ही बाहर होंगे राइट डायरेक्शन में थोड़ा आगे चलेंगे तो ये लोग पहुंच जाएंगे वहीं पर वॉशरूम नंबर 3 के पास। जब वहां पहुंच गए तो आपको मालूम है 3 के बाजू से जो रास्ता है जो नीचे जा रहा है वो जो है टावर के नीचे जा रहा है। आप बस में सवार होकर के कुदई जाइए, कुदई पे जो बस नंबर से आप आए थे उसी बस में आप सवार होकर अपने अपने मकाम पर चले जाए। अजी साहब, अगर पहली मरतबा आप सही डायरेक्शन में आप वापस चले जाते हैं तो यकीन है मुझको कि पूरे सफर में इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी, ना मिसिंग के मामला हो। अब आपको सिम कार्ड लेना है। हमारी अजीजिया में भी जो है बहुत सारी जगह पे काउंटर आपको देखेंगे, देखिए मोबाइल और एसटीसी, ये काउंटर पे आपको जाना है। वीजे की कॉपी आप जैसे उसको बताएंगे वो आपको सिम कार्ड देगा, आपका अंगूठा, आपका इंप्रेशन, हम इंप्रेशन आपका लेगा, आपको सिम कार्ड दे देगा। जी 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 जी, आइए साहब एकदम सही बोले। हमारा जो है सही मुकम्मल हुई लेकिन हमने अलग नहीं किया। तो जो हाजी साहब वहीं पर बाहर निकलने के बाद जो है जो लोग गेट नंबर बाब अब्दुल अजीज की तरफ आए हुए हैं तो वहीं पर सालून लिखा हुआ है, वहां पर जहां से आप ऊपर चढ़े थे ऊपर आने के लिए सालून लिखा हुआ है। अंदर जाने के बाद जो आप वहां पर हलक कर लेंगे और अगली डायरेक्शन में आप आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग इधर मरवा की तरफ निकले हैं तो वहां पर भी जो है सालून की बहुत सारी दुकानें हैं, आप हजामों से वहीं से उनसे ही बनाइएगा, खुद एक दूसरे की बनाने की कोशिश नहीं करना है, इस नियत के साथ कि ये लोग भी जो आए अपने वतन छोड़ के अपने माँ बाप अपने भाई बहनों के लिए कुर्बानी दे करके आए हैं और 2 पैसा हमारे हमसे ही कमा करके ये अपने घर पर भेजते हैं, तो हमारी तरफ से मक्का और मदीने की सरजमीन पर उनकी मदद हो जाएगी। ये सोचकर कभी भी जो है अपनी ब्लेड से खुद ना बनाए, अपने साथियों के ना बनाए, इस नियत से उनकी मदद करें। अपनी बिल्डिंग के आसपास आपको मोबाइल का एसटीसी का जो काउंटर मिलेगा। अगर आपने इंटरनेशनल रोमिंग कर ली है एक मोबाइल की तो मैं आपको राय मशवरा दूंगा कि आप 4-5 दिन के बाद आप कार्ड खरीदिएगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 40 डेज की होती है, 35 डेज की होती है। जिस वक्त आपका सफर खत्म हो रहा होगा उस वक्त तो फिर आपको दोबारा से जो है कार्ड को लोड करना पड़ेगा और महंगा करना पड़ता है। अगर 3 से 4 दिन के बाद आप खरीदेंगे तो आपका पूरा सफर जो है उसी कार्ड पे होगा, उसमें जीबी बहुत होती है और मजबूरी है लेना तो फिर पहले दिन ही आप ले लीजिए, उसको वीजा देंगे, आपका थंब इंप्रेशन लेगा और आपको कार्ड मिल जाएगा। एक बात जो मुझे बताना थी आपको, जिस वक्त आप जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचेंगे वहां कुछ लोग आपकी बस में आएंगे या रास्ते से आपको बोलेंगे हाजी साहब आपका अंगूठा दीजिए, आप सिम लीजिए। आप वहां उनसे सिम नहीं लेना, वो मौलिम के लोग नहीं होते, वो कंपनी के लोग होते। किसी को भी अपना थंब इंप्रेशन देना नहीं, वो हाथ पकड़ के थंब इंप्रेशन लेने की कोशिश करते, कभी कभी शरारत भी करते हैं, नहीं देना। अगर आपने वहां दे दिया अंगूठा, वो कार्ड आपका लेकर के किसी को भी इशू करेगा और दोबारा से वहां कार्ड जारी नहीं होता। आपको जो है किसी से जब तक कि आपका उम्रा मुकम्मल नहीं होता आपको सिम किसी को भी लेना नहीं है, यहां इस काउंटर से लेना है। हरम शरीफ में जहां आपने उम्रा मुकम्मल कर लिया, क्लॉक टावर के अंदर भी उसके काउंटर होते हैं और बाब अब्दुल अजीज के सामने जो रोड जा रही है, जो टावर से लग के जो शॉपिंग जो जहां पे खत्म हो रही है, वहां पर हमेशा जो है काउंटर लगे होते हैं और खाली होते हैं, रश भी नहीं होता। आप वहां से भी अपनी सिम ले सकते हैं। अजी साहब आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब जो है आपको यहाँ रहने के दरमियान में आपको मनसूबाबंदी करना होगी। हज तक आप अपने साथियों के साथ मिलकर के मनसूबाबंदी करेंगे, हरम शरीफ आने जाने की, तवाफ करने की, आपको जो है हरम शरीफ में रहने की, जो भी मनसूबाबंदी आप लोग करेंगे मिलजुल करके करें, एक दूसरे की मौनत करें, एक दूसरे की मदद करें। टाइम टू टाइम जहां आपका कयाम है जिस बिल्डिंग में, उसकी लिफ्ट के पास जो है नोटिस लगाई जाती है ब्रांच ऑफिस की तरफ से, और जो हमारे खादिमुल उज्जाज होते हैं उनके मोबाइल नंबर, उनकी तस्वीरें भी वहां लगाई जाती हैं।
उनकी डिटेल वहाँ होती है। जो जो हिदायत अभी आपको दी जानी है, आपको मक्का से जो है वो मिना जाना है या जब जब या आपकी मदीना रवानगी है, तो वहाँ पर जो है वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिए जाते हैं, तो उसको हमेशा आप उसको जो है देखते रहें, उससे अपडेट रहें। 7 तारीख को मिना आपको ले जाया जाएगा रात में। उससे पहले 24 घंटा पहले, बल्कि 48 घंटा पहले जो है उसको एक प्रोसेस शुरू हो जाता है ब्रांच ऑफिस की तरफ से। जो लोगों ने पैसा भरा है कुर्बानी का, उनको अदाई कूपन दिया जाता है। मौलवी की तरफ से जो खैमे के जो कार्ड आते हैं, वो कार्ड उनको पहुंचाए जाते हैं। अगर नुसुक कार्ड पहले नहीं दिया गया था, तो हाजियों तक नुसुक कार्ड भी पहुंचाया जाता है। अब आपको जाना है मिना 5 दिन की तैयारी के साथ। आपका जो सैक बैग जो था, वही आपको साथ लेके जाना है। उसको हल्का फुल्का बना के रखें। वहाँ आपको सुबह नाश्ते में चाय मिलेगी, कुछ बिस्किट मिलेगा, दोपहर शाम का खाना भी मिलेगा। टाइम बे टाइम होता रहेगा। क्वालिटी में फ़र्क होगा, अच्छा भी हो सकता, उसकी क्वालिटी ख़राब भी हो सकती। लेकिन वहाँ हम जो खाने पीने के लिए नहीं गए, जो लोग जिनको वक्त वक्त पे खाना लगता है, एकदम टाइमिंग में उनकी गोलियाँ वो लेते होंगे, ऐसे लोग जो है कुछ खाने पीने का सामान जो है अपने पास उसमें रखें, हैंडबैग के अंदर। एक जो चादर, एक्स्ट्रा चादर थी, वो आप रख लें। एक जोड़ी कपड़ा उसमें रख लें, मिसवाक रख लें। और यहाँ से आप जो है आप मिना, आपकी जो रवानगी जो बताई जा रही है, वहाँ नोटिस लगेगी कि रात में ऐशाबाद आपको निकलना है। तो ऐशाबाद से लेकर के वो वक्त जोहर तक का होता है। आप जो है वहाँ पर बिल्डिंग में जो है ऐशा के बाद तैयार रहेंगे जाने के लिए। हमको बताया गया कि हम हज तमत्तु के लिए आए हैं। अब हमको अपनी ही बिल्डिंग में तैयार होकर के जो हिदायत आपको जो है क्लासेस में दी जा रही है, उसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे। आप जो है 2 रकात नमाज अदा करेंगे, हज की नियत करेंगे, लब्बैक पढ़ेंगे। बस आने के बाद जो है आप वहाँ से रवाना हो जाएंगे। बहुत सब्र और तहम्मुल का मकाम इसलिए है कि बसेस कभी कभी बहुत ताखिर से आती हैं, बसें कम आती हैं, आपस में तू तकार और तकरार होती है। हम वहाँ पर उसको नहीं होने देंगे। अब चूँकि हम हज में दाखिल हो रहे हैं, तो यहीं पर हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। हमारे पूरे हज को ख़राब करने के लिए शैतान की एक तरफ से ताकत लगी रहेगी और दूसरी तरफ से आपकी कोशिश होगी उससे बचने की। बहुत गुस्सा आता है यहाँ, आपको किसी तरह का कोई गुस्सा आपको करना नहीं है, बहुत सब्र करना है। और अगर कोई हमसे आगे जाना चाहता है उसको जाने दें। बस का ले जाना जो है, बस से आपको मिना पहुँचाना उनकी जिम्मेदारी है कंपनी की। जोहर की अजान, जोहर की नमाज तक टोटल पूरा मक्का जो है उसको खाली करके जो है मिना पहुँचा दिया जाता है। उनकी जिम्मेदारियों में है, आपको मिना पहुँचा दिया जाएगा। मिना का जो पहुँचने के बाद कुछ बातें मिना के बारे में आप जान लीजिए। मिना जो है वो एक पूरा शहर है जहां आपको पहुंचाया जा रहा है। सबसे पहले आप सर पोल बताइए, एक मिनट, ये अंदर की पोजीशन सर बता रहे हैं। 2x6 का गद्दा होगा। ये बीच में जो जगह दिखाई दे रही है, जगह भी बाकी नहीं रहती, सामान रखने के लिए जगह नहीं होती। 2x6 का गद्दा मिलेगा। और खेमे जो है 50-50 के भी होते हैं, 100-100 के भी होते हैं, 200-200 के भी होते हैं। लेडीज और जेंट्स के अलग अलग खेमे होंगे। जो वहाँ वॉशरूम होंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइनें लगेगी। वो सारी चीज़ें हमें पहले से पता है कि अब वहाँ हमारा सब्र करके हमको लाखों लोगों के दरमियान में अपने पूरे हज को जो है मुकम्मल करना है। मिना में क़याम करने के साथ साथ आप मिना को समझ लें। हुज्जाज इकराम जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से सफ़र कर रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि मिना जो है 8 जोन में बटा हुआ है। जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जोन में मिना बटा हुआ है। 2 और 3 नंबर के जोन में जो है तकरीबन 70% हाजी जो हैं वो जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया के होते हैं। गुज़िश्ता साल जो है 30% लोग जो थे जोन नंबर 6 में थे। अब लोग मिना को एक मरतबा हम समझ लेंगे अगर, तो कभी मिना में हम गुम नहीं होंगे। मिना की घबराहट हमको करना ही नहीं है। वो पहले लोग थे बहुत सादे जो गुम हो जाते थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे, मिना को एक बार समझ लेंगे, तो हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। अगर मैं अपना रुख इस तरह से समझूं कि मैं अरफात से वापस आ रहा हूँ, मुज़दलिफ़ा पहुँचा, मुज़दलिफ़ा से मुझे अब जमरात जाना है, तो सामने एक शेड दिख रहा है जिसके अंदर से लोग जो हैं हमेशा तस्वीरों में देखते होंगे, शैतान को कंकरी मारने लोग जा रहे हैं। शेड की लेफ्ट साइड में जो रास्ता है उसका नंबर है 50 नंबर। और इसी से लग कर के मस्जिद खैफ है, जिसके बड़े बड़े मीनार जो है मिना में दिखते हैं।
बहुत ही तारीखी मस्जिद है। कितने लोग जानते हैं कि मीना में मस्जिद खैर पे हाथ उठाए भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तारीखी मस्जिद है। बताया जाता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज के वक्त खेमा यहाँ लगा था। नबियों से और बड़े बड़े सहाबा कराम से इस जगह की निस्बत है। मौका मिले तो आप मस्जिद खैर में 2 रकात नमाज अदा करने की कोशिश भी करना। आपने देखा कि उससे लगकर जो रास्ता है वो 50 नंबर का रास्ता है। उसके बाद है शेड। शेड के बाद आप 6 को 6 प्लस कर दीजिए। 50 और 6 56, 56। अब जो है शेड के राइट में है जो बड़ी रोड जो जा रही है, इसका नंबर है 56। 56 के बाद जो है 6 और मिलाइए, रोड नंबर 62 होगी। उसके बाद 6 और मिलाइए आप, 68 होगी। बस मीना में इतने ही बड़े रोड है। बाकी जो रोड उसके अंदर लगे हुए हैं जो सीधे सीधे जा रहे हैं वो जुफ अदद में है। 502, 504, 506, 302, 304, 306 जो सीधे जो आ रहे हैं, मतलब जो जमरात जा रहे हैं वो जुफ अदद में होंगे। और जो रास्ता क्रॉसिंग होगा, जो हमको एक दूसरी तरफ ले जाने वाला रास्ता होगा, वो ताक अदद में होगा। मान लीजिए आप 56 पे आप चल रहे हैं, आपकी वापसी मुजदलिफा से हो रही है, आप 56 के ऊपर चल रहे हैं और आपको जाना है 62 के ऊपर। और 62 पे जाने के लिए आपको आगे बढ़ना है तो राइट से ही आपको चलते रहना पड़ेगा। और जहां ताक अदद आपको दिखेगा, आप देखेंगे लोग उधर क्रॉस कर रहे हैं 62 की तरफ। ताक अदद वाले नंबर जो है वो एक रास्ते को दूसरे रास्ते से क्रॉस करने वाले होते हैं। इसको हमेशा दिमाग में रखिए और अपनी सिम तो तय करके चलना है, हमेशा याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि आपको राइट जाना है और आप लेफ्ट के सैलाब में चल रहे हैं और लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश करेंगे, कभी नहीं आप लेफ्ट में जा सकते, राइट में जा सकते। इसलिए जो डायरेक्शन जो है, जब मुजदलिफा से आप उठेंगे, बोर्ड देखते हुए आपको चलते रहना पड़ेगा और अपनी जो डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो ये मीना को आपने समझ लिया है। जो लोग 56 नंबर जो है रोड पर हैं, 62 नंबर रोड पर है, 68 नंबर रोड पर है, जब ये जमरात को जाएंगे तो वापस आने के लिए उनको एक ही रोड मिलेगा 68 नंबर राइट से। बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, राइट से बाहर निकलेंगे और आगे आने के बाद वो जो ताक अदद वाले रास्तों से अंदर आएंगे अपने तरफ जाने के लिए। जो लोग 50 नंबर रोड के ऊपर जिनकी रिहाइश है, इनको मस्जिद खैर की तरफ पलटना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ वापस आने के लिए। अब हमारा सफर जो है मीना में हमने कयाम किया था। वहां से रात में गाड़ियां हमको जो अरफात लेके जाएगी। अरफात जो है चूंकि यौम अरफा है, 9 तारीख है, हम जब वहां पहुंचेंगे, अगर रात में पहुंचा देगा तो हम आराम कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा सामान यहाँ अरफात को लेके जाना नहीं है। मीना में आप जो लेकर गए थे उससे मुख्तसर सामान आपको अरफात में लेके जाना है। अरफात में जो है वहाँ पर मीना की तरह खेमे नहीं होते, लेकिन एसी टेंट वहाँ बने होते हैं और उन टेंट के अंदर जो है आपके लिए चाय का, आपके लिए खाने का नज़्म वहाँ पर किया जाता है। अरफात में भी आपको अपना वक्त गुजारना है दुआओं में, नमाजों में, तस्बीहात में। एक चीज़ जो मेरे मीना में बताने से रह गई, मीना में जो है वो कूलर है। जिन खेमों में आप रहेंगे कूलर है, और जब वो पानी एक मरतबा हीट हो जाता है चलते चलते, तो उसके बाद जो है बहुत गर्मी होती है। हम जो है बेचैन होकर के अमले से लड़ाइयाँ या अमले से मतलब नाराजगियाँ को मतलब जो है उस पर गुस्सा करते हैं। वो पानी जब तक के ठंडा नहीं होगा तो अब उसे कूलिंग उससे आना नहीं है। इसलिए जहनी तौर पर तैयार है कि अब उस मौसम के अंदर ही आपको रहना है। अरफात में आपका वक्त गुजरेगा, पूरा दिन आपका गुजर गया। गुजरने के बाद जो है मगरिब हो गई। मगरिब के वक्त जब वहाँ से निकलना शुरू होता है तो जो अमला होगा हज मिशन का, जो वो आपको झंडा लेकर आएगा और वो अपने साथ लेकर के आपको जो मुजदलिफे की तरफ जो गाड़ी जा रही है उसमें बिठाएगा, आपको मुजदलिफा लाया जाएगा। मुजदलिफा में आकर के आप जो है मगरिब और इशा पढ़ेंगे, सुबह की नमाज अदा करेंगे और सफ़ेदी हो जाने के बाद आप वहाँ से निकलेंगे अपने खेमों की तरफ। जब खेमों की डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो ये डायरेक्शन याद रखना कि जो एरो, जो रास्ते जो बने हुए हैं उस पर नंबर देखते देखते आप अपनी रोड पे आ जाओ। आप अपनी रोड पर आ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस रोड पर ही आपका जो खेमा है पहले से उसको आपको पता है। ये जो पोल है वो पोल के नंबर आपको आप समझ लीजिए। देखिए ये जो पोल है इस पर लिखा हुआ है 18/502।
18/502। 18 नंबर आपका कैंप है और 502 नंबर जो है आपका रोड है। जो भी रोड होगा वो जो है ऊपर कैंप नंबर लिखा रहेगा, उसके नीचे जो है वो ऑब्लिक रहेगा, ऑब्लिक के नीचे जो है रोड नंबर लिखा रहेगा। किसी के नीचे जो है 62 लिखा रहेगा, किसी के नीचे 56 लिखा रहेगा, किसी के नीचे जो है 68 लिखा रहेगा। इसको हमेशा याद कर लीजिए कि वहां आपको रोड नंबर से ही रोड पर आना रहेगा। एक मतलब रोड पर आप आएंगे, आप अपने डायरेक्शन में बराबर एक दूसरे को ढूंढ भी लेंगे, तलाश भी कर लेंगे। यहाँ जो है आप पहुंचेंगे, ये 10 तारीख होगी। अपने खेमे में पहुंचने के बाद जो भी आप मनसूबाबंदी करेंगे, उसके बाद आपको जाना है बड़े जमरात को कंकरी मारने के लिए। अब यहाँ जो लोगों ने हज कमेटी को कूपन लिया कुर्बानी का, कुर्बानी के 3 तरीके हैं। एक तो यह है कि हज कमेटी ने जो है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया से जो है टाइप करके इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से कूपन हासिल किया हुआ है। ये कुर्बानी करने की जिम्मेदार वहाँ की गवर्नमेंट होती है और बहुत जिम्मेदारी के साथ उसको अदा करती है। ये पहले वक्त हम इसमें हम गैर मुतमईन हुआ करते थे, लेकिन याद रखें कि पूरे हज के सफर में अगर कोई अमल, सबसे मुश्किल तरीन अमल अगर हमको लगता है तो वो कुर्बानी ही है। और कुर्बानी के लिए जो है 3 रास्ते हैं। पहला ये है कि हम अदाई कूपन ले लें, हमको जो है वो उसमें जो बारकोड होता है उस पर जो स्टेटस हम उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा यह है कि भाई कोई अगर खुद जाकर कुर्बानी करना चाहता है तो बड़े शैतान को कंकरी मारने के बाद राइट से बाहर निकलने का जो रास्ता है, बिल्कुल देखो आप देखते होंगे एक तरफ मस्जिद खैफ है, दूसरी तरफ कुछ इमारतें हैं टावर जैसी, उससे लग करके जो रास्ता आगे जा रहा है टनल से, कुर्बान गाह लिखी होती है। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलेंगे, आपको कुर्बान गाह आएगी। वहाँ आपको कूपन आपको खरीदना होगा और वहाँ जो जुबा करेंगे वो स्लाटर के उनके ही लोग करेंगे, आपके सामने होगा, लेकिन वहाँ लाखों लाख लोग होते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि भाई हमारे ही दरमियान से 2 लोग 4 लोग जिम्मेदारी ले लें ग्रुप की और वो मक्का मुकरमा जा करके मार्केट जा करके वहाँ से बकरों को खरीदे और जो लीगल स्लॉटर जो है वहाँ पर कुर्बानी करा के अपने साथियों को खबर करें। चौथा कोई तरीका नहीं होता। वहाँ मुकामी लोग, पहचान के लोग अक्सर आते हैं, फोटो बताते हैं और 700 रियाल जो हज कमेटी ले रही है, बोलते हैं हम 500 रियाल में आपको कुर्बानी कर देंगे। तो वो कुर्बानी नहीं होती, वो फोटो आपको मिल जाएगा लेकिन कुर्बानी तो नहीं मिलेगी। इसलिए हमको वो फैसला नहीं करना है। ये तीनों में से जो आप करना चाहें आपकी सवाबदीद पर है। आपकी 10 तारीख में जो काम है सबसे ज़्यादा है। आपने जो है बड़े जमरात को कंकरी मारी, उसके बाद आपकी कुर्बानी हुई, आपने हलक कर लिया, फिर आपने अपने कपड़ों को तब्दील कर लिया। अब आपका जो काम रह जाता है तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत के लिए मशवरा ये है कि भाई वो 11 तारीख को आप करें, लेकिन जो लोग 10 तारीख को ही करना चाहते हैं तो वो लोग जो हैं कुर्बानी की इत्तला मिलने के बाद जो है वो जमरात के जब कंकरी मारेंगे उससे सीधा अगर आप जाएंगे तो आपको सिटी की वो लोकेशन में जो है वहाँ से टैक्सियाँ मिलेगी। करीब करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चल करके आपको टैक्सी मिलेगी और वो टैक्सी जो होगी 500, 600, 700 रियाल में जहाँ आपको छोड़ेगी वहाँ से 1.5 किलोमीटर में आपको हरम में जाने को मिलेगा। यहाँ हम मशवरा देते हैं जो लोग पैदल चल सकते हैं उनको कंकरी मारने के बाद जो है लेफ्ट में वहाँ पर जो है मक्का का जो डायरेक्शन बता रहा है वो शेड जो है आपको मक्का तक पहुँचाता है, हरम शरीफ तक पहुँचाता है और उसमें बड़े बड़े वॉशरूम हैं, बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं, पानी का इंतजाम है और जब लाखों लोग, हजारों लोग चल रहे हैं उनके साथ वो रास्ता पता भी नहीं चलता, हम हरम शरीफ आ जाते हैं। तो मैं मशवरा दूंगा उन लोगों को जो पैदल चल रहा है, अगर मुमकिन नहीं हुआ तो 11 तारीख को कंकरी मारने के बाद वो रवाना हो और तवाफ़ ज़ियारत करके वापस आए। फिर भी मुमकिन नहीं हुआ तो 12 तारीख को सुबह में सबसे पहले जा करके पहले तवाफ़ ज़ियारत करें, वापसी में कंकरी मार करके और अपने खेमों पर वापस आए। लेकिन ये बात याद रखें कि जब आप मक्का मुकरमा से कंकरी मारने के लिए आते हैं तो आपको 2nd फ्लोर के ऊपर जो है ले जाया जाता है। वो रास्ता 1.5 किलोमीटर का आपको ऊपर लेके जाएगा और 2nd फ्लोर से नीचे आने के लिए आपको, अगर आपको अपने कैंप में आना है, अपने खेमे में आना है, तो आपको अंडरग्राउंड नीचे आना पड़ेगा, 1st फ्लोर पे या नीचे आना पड़ेगा। वो डायरेक्शन से आप जो है यहाँ आ सकते हैं, ऊपर से कोई रास्ता अपने खेमे में आने का नहीं है। 12 तारीख की जो कंकरी हो गई आपकी, तवाफ़ ज़ियारत भी आपका हो चुका। वहाँ से कैंप से, आपके खेमों से बसें आपको जो है अपने बिल्डिंग पर पहुँचाएगी। जो लोग पैदल चल करके अपनी बिल्डिंगों पर आना चाहते हैं अपनी बिल्डिंगों पर आ जाए।
अब उसके बाद रह जाता है सिर्फ तवाफ़ विदा। हमारी एक बहन सुबह सवाल कर रही थी कि अगर मैंने तवाफ़ विदा कर लिया तो उसके बाद तवाफ़ कर सकती हूँ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब तक वहाँ क़याम है आपका, तवाफ़ विदा के बाद भी आप जो है मुस्तकिल आप रह करके वहाँ तवाफ़ भी कर सकते हैं, उम्रा भी कर सकते हैं, आपकी क़याम जब तक भी वहाँ पर मक्का मुकर्रमा में है। फिर वहाँ से मूवमेंट आपकी होगी, नोटिस आके लग जाएगी आपकी, चूँकि आपका हज हो गया है, नोटिस लगेगी मदीना मुनव्वरा जाने के लिए। जिस वक्त नोटिस लगेगी, आपको जो है मदीना मुनव्वरा जाने से पहले सारी तैयारी मुकम्मल करके हिदायत के मुताबिक पहले से आपको हाजिर रहना होगा, और बस आपको जो है मदीना मुनव्वरा लेकर के जाएगी। मदीना में भी जैसे ब्रांचेस, जैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर होगी, मदीना मुनव्वरा में भी तमाम फैसिलिटीज़ है। यहाँ मक्का में रहने के दरमियान में मकामी ज़ियारतें आप कर लेना, लेकिन मशवरा यह है कि ताइफ जाने की कोशिश नहीं करना हज से पहले। जो लोग करीब करीब हज से करीब करीब जिनकी फ्लाइटें होती हैं, जब वो वहाँ पहुँचते हैं, गुज़िश्ता साल हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, हज़ारों हज़ार हाजी जो हैं उनको जो है वहाँ पर रोक लिया गया, वहाँ पानी भी नहीं रहता। उनके जो जो चेक नाके होते हैं ताइफ से वापसी के वक्त में उनकी जो चेकिंग होती है, वहाँ पानी भी नहीं होता, वहाँ होटल भी नहीं होती, घंटों वहाँ पर वो आपकी बात को भी नहीं सुनती। इसलिए जो है पहले ताइफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हज होने के बाद जो है आप ताइफ जाइए। पहले ताइफ कोई भी नहीं जाना, इस बात को हमेशा याद रखना। हज मुकम्मल होने के बाद ताइफ जाना। यहाँ से आप मदीना मुनव्वरा आए, मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तरतीब तरसील आपको सुबह भी काफ़ी कल भी मतलब आपको बताई गई। हज क्लासेस में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी सईद अहमद साहब जो है आपको तफसील से जो है मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों के बारे में बता रहे हैं, मुक़द्दस मकामात के बारे में बता रहे हैं, वहाँ रहने और वहाँ के आदाब के बारे में आपको बता रहे हैं। वहाँ पर रहने के दरमियान में क्योंकि अब हज मुकम्मल हो चुका है, तो वहाँ पर आप मकाम बदर भी आप जा सकते हैं। आप वहाँ पर जो है ज़ियारतों का जो है बेहतरीन प्रोग्राम आप वहाँ बना सकते हैं। जन्नतुल बकी, मस्जिद कुबा जाने के जो है मामूलात आप जो है तरतीब दे सकते हैं। रवानगी के वक्त फिर जो है 24 घंटा पहले जो है आपका सामान वहाँ से एयरलाइंस का अमला आएगा और आपका सामान जमा किया जाएगा। वही जो है 20-20 किलो लोग उसको काउंट करके आपसे लेंगे और वो आपको जो है अपने वक्त पर जो है बस आएगी 12 घंटा पहले और आपको मदीना एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और वहाँ से आपको डिपोर्ट किया जाएगा। बम्बई पहुँचने के बाद यहाँ पर तो तरतीब पहले जो थी आपकी, अब तरतीब उल्टी हो गई। यहाँ जहाँ आप उतरेंगे वहाँ बस से आपको जो है होल्डिंग एरिया में लाया जाएगा, इमिग्रेशन आपका होगा, इमिग्रेशन से बाहर निकलेंगे, एग्जिट होकर बेल्ट पे आपका सामान आएगा। सामान दोनों तरफ, जाने के वक्त भी और आने के वक्त भी। अगर कोई जो सामान आपने चेक इन बैगेज जमा कराया था और वो आपको नहीं मिला, जिस वक्त सामान बेल्ट पे आता है एयरलाइंस का अमला भी वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। आप उनसे मुलाकात करें, आप कंप्लेन लिखाएं, उस पर सही सिक्का लेने के बाद ही आप बाहर निकलेंगे। जिसकी कंप्लेन नहीं होगी हम दोबारा अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। अगर सामान मिसिंग है तो आपको लिखाना है, वो एयरलाइंस की जिम्मेदारी है उसके नुकसान को पूरा करने की, और आपका बैग अगर मिल जाता है तो आपके घर पहुंचाने की। याद रहेगा जी सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका यह सफ़र मुकम्मल हुआ। अब जो है क्वेश्चन आंसर का हम सेशन लेते हैं। इन लोगों के कोई सवालात हैं तो आप बता दीजिए, कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं। जो लोग अरफात से मुज़दलिफ़ा पैदल आना चाहते हैं तो उनको कोई मनाही नहीं है, वहाँ पैदल रास्ते हैं और हज़ारों हज़ार लोग जो हैं वो रेड कलर की जो है वो जो फर्श बनी हुई है उससे मुज़दलिफ़ा आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इतना है कि प्रॉब्लम यही है कि आपकी चलने की इस्तेदाद जो है वो बाकी रहना चाहिए। कुर्बानी, देखिए जो लोगों ने हज कमेटी से कुर्बानी का कूपन लेने के लिए कहा था और पैसा भर दिया है, कुछ लोग अगर अभी भी चाहते हैं कि हज कमेटी उनकी कुर्बानी अदा करे आईडीबी बैंक के मार्फत से, तो आपको जो है हम लोग ग्रुप पर डालेंगे इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक उनकी कुर्बानी करें तो हज कमेटी में हम आपकी रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर उसमें जो है पैसा दिखाएगा आपका बैलेंस, कुर्बानी का पैसा आप भरेंगे। जैसा जिन लोग आप वहाँ पर ब्रांच ऑफिस से आपको भी वहाँ कूपन मिल जाएगा। कुछ लोग वहाँ जाने के बाद अगर कूपन लेना चाहेंगे अगर तो आसानी के साथ उनको जो है वहाँ पर कूपन, वहाँ पर जो है वो बैंक के जो है काउंटर लगते हैं बिल्डिंगों के बाहर, वहाँ भी हम कूपन खरीद सकते हैं। जी मेरे को पढ़ के बताना जी। सवाल बहुत अच्छा है इनका कि वो पूछ रहे हैं तुम जाते तो कुर्बानी कैसे करते हैं।
जवाब ये है कि वहाँ तो मतलब चूँकि जिम्मेदारी होती है वहाँ पर, तो मैंने कुछ कुर्बानी तो ऐसी ही की कि वहाँ मदरसे सहूलतिया में जाके मैंने पैसा जमा करा दिया। वहाँ मदरसे सहूलतिया काकिया में मदरसे सहूलतिया है, लेकिन उनका उनका उसूल ऐसा है कि वो कोई रिसीप्ट नहीं देते और गोश्त भी नहीं देते। वो बोलते हैं कि भाई आपको हम पर भरोसा करना पड़ेगा, आपने पैसा जमा करा दिया, आप जब कंकरी हो जाएगी हमको खबर करें, और जब खबर मिले कि हम आपकी जो कुर्बानी करेंगे। लेकिन वो ग्रुप की शक्ल में लेते हैं, 30 लोगों का, 40 लोगों का, 50 लोगों का। एक तरीका वो भी है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका तो यही है कि आपके दरमियान में से 2 लोग 3 लोग जिम्मेदार बने, वो खुद जाए, मुशक्कत करें और जेल लेकर के अपनी कुर्बानी करें। जी बोलिए बोलिए। एक कॉमन क्वेश्चन सुबह से है, और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने नाइट सर से और ग्रुप में भी पूछा है कि हमने सुना है लेडीज जेंट्स को अलग अलग बिल्डिंग में रखा जाएगा, क्या ये दुरुस्त है या ना दुरुस्त? देखिए, ये जो है हज 2024 में हज कमेटी की तरफ से कहा गया था कि लेडीज़ और जेंट्स को अलग अलग रखा जाएगा, लेकिन वहाँ पर उनके लिए मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास वहाँ पर स्टाफ कम है और वो जो है इसको सेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो लेडीज़ और जेंट्स को अलग करके इंतजाम को ठीक ढंग से चला सकें, वो आसान काम नहीं है। तो ये इंतजामी लाइन से नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। जो अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, जिस तरह से पहले से अकोमोडेशन दिया जा रहा था, उसी तरह से इंशाल्लाह रहेगा। हज कमेटी की तरफ से खड़े होकर बोलिए ना। हज कमेटी की तरफ से ट्रॉली बैग दिया गया था एक मरतबा, लेकिन वो हज कमेटी की तरफ से नहीं था, वो पैसा लिया गया था हाजियों से, और उसके बदले में उनको बैग दिया गया था। हाजियों को पसंद नहीं आई थी, वो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो हाजियों के एतराज़ पर अब आपसे पैसा भी लिया नहीं जाता और उसके बदले कोई बैग भी आपको नहीं दी जाती। बैग हाजी को खुद परचेज करना है, चाहे वो VIP का इस तरह का बैग हो या रेक्सिन बैग हो, अच्छी क्वालिटी का बैग आप खरीदें। ये हाजी साहब, उनके पास व्हील चेयर इलेक्ट्रिक है, क्या वो ले जा सकते हैं बैटरी वाली? देखिए, व्हील चेयर जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो है ना, तो उसके बारे में ऐसा है कि उसकी बैटरी आपको खोलना पड़ेगा, और हर बैटरी जो है एयरलाइंस में ले जाने की इजाज़त नहीं होती। आप उस दुकान जहाँ से आप खरीद रहे हैं उनसे आप बात करें कि एयरलाइंस के अंदर जो बैटरी जाती है, जो व्हील चेयर जाती है बैटरी वाली, जिसको खोल के उसको अलग करना पड़ता है, बैटरी को अलग करना पड़ता है, व्हील चेयर को अलग करना पड़ता है। तो कुछ मखसूस बैटरी है जिसको ले जाया जा सकता है, हर बैटरी को नहीं ले जाया जा सकता। तो उसके बारे में आप दुकानदार से, शोरूम वाले से उसकी मालूमात आप ले लेना। फ्लाइट चॉइस कर सकते हैं क्या? देखिए, फ्लाइट चॉइस का वक्त नहीं है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है शेड्यूल बनता है, हर जिले को एक साथ रखने की कोशिश होती है। ये फेज़ 1 फेज़ 2 की वजह से जो है ये मुश्किल हमारे लिए भी बनी है कमेटी के लिए। हम आज कमेटी से गुजारिश यही कर रहे हैं कि जो लोग ने गुजारिश की है उनको आप उनकी फ्लाइट उनकी चाह के मुताबिक करें, लेकिन रिक्वेस्ट जो आप फर्स्ट फ्लाइट की कर सकते हैं या लास्ट फ्लाइट की कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट फेज की है तो लिखना पड़ेगा आपको कि फर्स्ट फ्लाइट फर्स्ट फेज के लिए जो है मतलब आप दरखास्त कर रहे हैं, और अगर सेकंड फेज की कर रहे हैं तो सेकंड फेज को आपको कोड करना पड़ेगा। बहरहाल वो रिक्वेस्ट है, मानी भी जाती है, नहीं भी मानी जाती। आज अरुण सर, एक ही कवर में 4 लोग हैं तो क्या एक रूम में लगेंगे उनको? देखिए, रूम अलॉटमेंट का तरीका उनका यही है कि जब यहाँ पर हम रिपोर्टिंग करते हैं, कंफर्मेशन देते हैं कि भाई हम जाने के लिए तैयार हैं, ये कोई तरीके का इस हवाई जहाज में जाने वाले जो लोग हैं, इसका प्री अराइवल पूरा डेटा जो है वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ जाने से पहले आपके जो है वहाँ जाने से पहले आपकी सारे जो है जो रूम जो बिल्डिंग को ओपन किया जाता, और पूरी कोशिश की जाती कि जो कवर वाइज जो लोग हैं, जो कवर में शरीक हैं, उनको एक कमरा दिया जाए। अगर कमरे बड़े हैं तो भी पेयर उसमें कुछ लोगों को मिला करके जो है वो अकोमोडेट किया जाता है। सर, ये इंडक्शन चूल्हा वगैरह कुछ ले जा सकते हैं क्या? जी, इंडक्शन चूल्हा जो आता है, ये देखिए, इंडक्शन चूल्हा जो है, इंडक्शन चूल्हे जो हैं वो मना है। वजह उसकी आपको मैं साफ बताता हूँ। ये जो वायरिंग हमारे यहाँ पर जो चलती है, ये वायरिंग सिस्टम जो है वहाँ पर इस तरह का नहीं है। वहाँ पर जैसे ही आपका लोड आपका बढ़ता है, उनकी वायरिंग पे लोड बढ़ता है, तो उनकी बिल्डिंगों में सायरन बजना शुरू हो जाता है, और बहुत सारे हादसे चूंकि हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि लोग इंडक्शन चूल्हा वहाँ पर इस्तेमाल करें।
जी, मेंटेन कैसे होता है? नहीं, क्या मेंटेन कैसे? जी 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 जी, अच्छा आप ये पूछ रहे हैं कि भाई इतने लोग अगर होंगे। अजय साहब, असल में कैपेसिटी मतलब एक फ्लोर पर जो है 30 लोगों को कैपेसिटी के रूम होते हैं। उसके दरमियान जो किचन होता है तो सारे के सारे लोग जो हैं एक वक्त में खाना नहीं बनाते, आपस में ही मतलब बहनों की इनकी तरतीब बन जाती है। आगे पीछे जो है सब लोग जो है बिल्डिंग में आते हैं और आगे पीछे उसी तरतीब में खाना बनता है। शुरू शुरू में लगता है रश हो रहा है, बाद में वो तरतीब बन जाती है। सर माइक दीजिए, जहां सवाल जहां खड़े हो रहे हैं उनको। हेलो सर, ये अजीजिया में जो खाने का नज्म तो रहेगा, तो वहाँ चूल्हा कितना रहेगा? एक ही रहेगा? एक हॉल? एक फ्लोर पर जी। एक किचन, एक चूल्हा। और मदीने में मदीने में खाने का क्या नज्म रहेगा? खाने का नज्म जो है सेल्फ रहेगा, मतलब होटल में ही खाना है। मदीना मुनव्वरा में किचन नहीं होगा। उसकी भी वजाहत हो वहां जाए पर सही है, वहां पर बड़ी बड़ी होटलें हैं और मदीना मुनव्वरा में पहले ही बता दिया गया कि वहां पर पकाना गैस का कोई नज़म वहां होना ही नहीं है। आपको वहां की तैयारी के साथ जाना है कि आपको होटल से ही लेना है। हज सुविधा ऐप में जो अगर एक कवर में 5 लोग हैं या 4 लोग हैं तो सर। उनको इंडिविजुअल मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी ने बाय मिस्टेक या जानबूझ कर गया सीखने के लिए इम पिन एड्रेस उसने जो सेट कर दिया हो, इम पिन नंबर सेट कर दिया हो, क्या उसको उसके लिए क्या मशवरा है? हर सुविधा है, जो कवर हेड है, कवर हेड का जो नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया पहले, उसी से वो लॉगिन हो। 5 लोग हैं तो पांचों के लिए कवर हेड ही का नंबर है। पहले सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ एक फोन से ही उसको लॉगिन कर सकते थे। इस मरतबा हर सुविधा है 2.0 में ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि अगर 5 लोग हैं तो पांचों के मोबाइल में हम लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन के लिए वही रहेगा नंबर जो कवर हेड का नंबर है। और एम पिन जो सर ने जैसे बताया कि हज हिमात एहतजाज कमेटी मालेगांव ने सबका एक मास्टर एम पिन क्रिएट किया है, वो एम पिन आप लोगों को बता भी दिया गया है। और 062025 ये ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और अगर रीसेट करते हैं तो फिर जो तकालीफ का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा उसको हम बयान नहीं कर सकते। लिहाजा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है ये कि बराए करम एक मिनट एम पिन हेलो, रीसेट नहीं करें। आप एमपिन जो बोल रहे हो तो ग्रुप में आया नहीं है। ग्रुप में हमने कहा है अभी शेयर कर दिया हाँ, तो ये जाएगा। कॉमन पासवर्ड है, ये कॉमन पासवर्ड है। सबके किसी हर एक का इंडिविजुअल नहीं रहेगा, कॉमन पासवर्ड और रहेगा। मैंने पहले यही कहा कि हिमात एहतजाज कमेटी ने सबका एक मास्टर पासवर्ड क्रिएट किया है। वो मैंने बताया भी अभी कि 062025 ये मास्टर पासवर्ड है तमाम आदमिन का। लेकिन हमारे बहुत सारे मेहरबान एहतजाज ऐसे हैं जिन लोगों ने आज खुद फॉरवर्ड पासवर्ड करके एक पिन चेंज कर दिया है। जब हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, अभी करेंसी के लिए जब हम लोग तो इंक्वायरी रिसिप्ट निकाल रहे थे तो बहुत सारे हाजियों को फोन करके बोलना पड़ा कि आप लोगों ने एम पिन रीसेट कर लिया है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, और जब वो लोग ऑफिस में आए तो हमने चेक किया तो उन लोगों ने एम पिन रीसेट किया था। बराए करम अगर आप लोगों ने रीसेट कर लिया है तो जो रीसेट किया है वो एम पिन हिमात एहतजाज कमेटी को बता दें, और जिन लोगों ने चेंज नहीं किया है बराए करम सफर हज से वापस आने तक एम पिन रीसेट ना करें। ये 2-3 दोस्त साथ में है तो साथ में रहने का कोई प्रोसीजर? देखिए, इसमें ऐसा है कि हज कमेटी जो है उसने ये साफ तौर पे जो है हज गाइडलाइन में लिखा कि क्लबिंग नहीं होगी। बहरहाल क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन आप फ्लैट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, कवर 3 कवर 4 कवर को बना करके, और उसमें लिख सकते हैं आप कि भी हमको जो है एक फ्लैट से जाने की, एक फ्लैट, एक मॉर्निंग, एक रिहाइश। लेकिन वो रूम की एप्लीकेशन नहीं है, ये साथ जाने की साथ रहने की एप्लीकेशन है, वो एक्सेप्ट की जा सकती है। और कोई सवाल? मीना के लिए जो सामान और जाने के लिए मीना में छोड़ देंगे बैग वगैरह कि साथ में लेके जाएंगे अरफात। देखिए, मीना में जो आपका क़याम है तो आप अपना बैग वहाँ रख करके आप अरफात जा सकते हैं।
बहुत सारे लोग जो हैं मैंने देखा है उनको कि मीना की तैयारी के साथ साथ वो अरफात का छोटा बैग अपने साथ रखते हैं और बहुत हल्के फुल्के होकर के वो अरफात जाते हैं, क्योंकि अरफात में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और वहाँ से वापसी के वक्त जो सिचुएशन बनती है कभी कभी ऐसी बन जाती है कि हमको डायरेक्टली चाहे ना चाहें हमको जो है बड़े जबरात की तरफ जाना पड़ जाता है। तो जिन लोगों के पास सामान की कमी होती है वो आसानी से जो है जबरात की कंकरी मारने में कामयाब हो जाते हैं। मोबाइल का जो एमपिन वगैरह ये सारे मामला ऑफिस खुली रहेगी ना? सर ऑफिस खुली है और एमपी जो है ना वो इसमें वो हम लोगों ने जो यूनिफॉर्म में जो रखा है ना वो इसलिए रखा था कि गुज़िश्ता साल अभी जैसे दस्तगी सर सुबह के सेशन में भी बता रहे थे और शुरू में अभी आज भी अभी भी बताया उन्होंने कि कुछ लोग तायब गए तो फैमिली के साथ मामला हो गया था। तायब जाने के बाद उनको वहाँ रोक दिया गया, घंटों परेशान रहे, फिर पता चला उनके बारे में कि उनका वीज़ा जो है वो उनके पास उन्होंने वीज़ा भी लेकर नहीं गए। सबसे बड़ी मुश्किल ये की थी कि वीज़ा हज वीज़ा जो उनका था वो भी उनके साथ में नहीं था। तो हमको जब यहाँ इत्तला हुई उनके घर के लोगों से तो यहाँ से फिर उनको जो है एमपी चूँकि कॉमन था इसलिए हम लोगों ने यहाँ से वीज़े की कॉपी उनको पीडीएफ भेजी और उनको वहाँ से रवाना किया। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है मोबाइल पे ये ऐप वगैरह अपलोड करने के लिए ऑफिस में आप लोग गाइडलाइन करें कि नहीं? सर जो लोग अगर इस तरह से ये चाहेंगे कि उसको जो है हम आपको अपलोड करके दे दें तो हमारा अमला आपकी मदद करेगा। मैं दस्तगीर सर चूँकि इसके स्मार्ट हमारे जो है उसके उस पर वो बहुत काम भी कर रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगी कि वो उसका पूरा तरीका जो है वो ग्रुप में डालें। जी जी इस तरह से मुझे उसको अपलोड किया। अजी साहब हो गया सारा मामला? सर दुआ पढ़ा दी, दुआ पढ़ा दी। हाँ क्या हाँ दुआ, हाँ थोड़ी सी। मोबाइल कहाँ है मेरा? मोबाइल कहाँ है सर मेरा? फोटो लेना था। यहाँ पर अंकल खड़े हो। इंटरनेशनल रोमिंग चार्ज से मुतालिक तो मोबाइल वाले जो हैं हमारे शहर में वो लोग बता देंगे, जैसे 300 3 से 3,500 तक होता है। एयरटेल का 3700 है और जियो का, और एयरटेल का 30 दिन के है और जियो का जो था और ज़्यादा दिन सीट कैंसिल हो गई है। तो आप लोग जो अपने करीबी जो भी मोबाइल शॉप है वहाँ से कैंसिल हो मालूमात ले सकते हैं। सर ये सारे पिक्चर जो अभी बताए गए हैं वो सब मोबाइल में डाल पहले रिलोकेशन होता था। हाँ पहले ही बताया जा चुका है एक कि मेडिकल ये टेस्ट था, तमाम पीपीटीज तो में डाल दिया। एक कवर को किया है। इस मौके पर चाहूँगा एक कवर को अपना रिक्वेस्ट है, दोबारा से नहीं। कि आप सब हजरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खुसूसी तौर पर दुआ करें कि अल्लाह करीम हमारा ये सफ़र कामयाबी के साथ मसनून तरीके से मुकम्मल करने में हमारी मदद फरमाए और आसानी के साथ हमें हमारा ये सफ़र मकबूल व मबरूर हो। क्या चीज़? हज एग्जिट के लिए अभी हम लोगों ने हिदायत नहीं दी है। आप थोड़ी देर दिन भर तशरीफ रखें, सवाल करें। हज फर्ज है, हमने जाना और हमने सब सीखा, लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए किसी ने पैसे भर दिए, किसी का नंबर आ गया, लेकिन वो सीख नहीं सका और वो सही मुकम्मल हज नहीं कर सका, तो उसके साथ क्या होगा? इसके लिए तमाम हाजियों से मेरी मुद्दबाना दरख्वास्त है कि जो मुशक्क़त ये इंतज़ामिया कर रहे हैं उनके लिए दुआ करें, उनकी सेहत के, उनके दर्जात के लिए दुआ करें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम शायद कहीं पर हिंदुस्तान या बाहर हिंदुस्तान में होगा। अल्लाह ताला खूब जज़ाए खैर दे, उनकी सेहत में, दर्जात में खूब बुलंदी करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मौजूद तमाम आज़मीन हज की जानिब से मैं आप तमाम हजरात का बिलखुसूस मोहतरम हारून आशिक अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की इन काविशात को कबूल फरमाए और ये खिदमत इसी तरीके से हमेशा जारी हो सके। आप लोग सब यहाँ शरीक हुए, इंतजामात में कोई कोताही हुई हो तो माजरत खाएं हम।
और जिला हज कमेटी मालेगांव, खिदमत हुज्जाज कमेटी मालेगांव, KFC वर्किंग कमेटी मालेगांव की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा किया था, खुसूसन कमरुद्दीन शेख साहब का कि आज छुट्टी के दिन गवर्नमेंट हॉलीडे होने के बावजूद भी गवर्नमेंट हॉलीडे होने के बावजूद भी हॉल पर में हमें इस ट्रेनिंग का नज़्म करने की इजाज़त दी और आसिफ बिशार सर जो टेक्नीशियन के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और इसी तरह दीगर जो भी अहबाब हैं उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी मोहब्बतें सलामत रखें, हर एक को बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। नमाज का नज़्म किया गया है और एग्जिट जेंट्स की स्टेज के लेफ्ट जानिब है एग्जिट और लेडीज की राइट जानिब।